हेलो निखिल. हेलो. निखिल, कैन यू हियर मी? यस. हाँ निखिल, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है. एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन एक बार मुझे बता दे. ओके, हाँ. मेरा स्क्रीन दिख रहा है कंप्लीटली? हाँ, दिख रहा है. लाइक अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ, दिख रही, ओके स्लाइड्स भी ओके. दिख रही है. एक ओके, अगर अविनाश या फिर डीएससी में से कोई भी इंसान अगर एक बार और कोई और रिकॉर्ड भी कर सके ना, तो वो भी रिकॉर्ड कर लेना. ओके, मे भी हो सकता है कि अगर हमें बाई चांस वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर किसी और की रिकॉर्डिंग कंसिडर करनी पड़ेगी. ओके, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना. समीर पाटिल, आप या फिर बुलबुल, एनीवन. ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. 2 मिनट और रुकते हैं, शायद 2-3 पार्टिसिपेंट्स और आएंगे. तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एक बार बता दो कि मेरी आवाज ऑडिबल है क्या? कमेंट सेक्शन में देख लो एक बार. यस, ऑडिबल. ओके ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हमने पिछली बार जो सेशन लिया था वन, उसके अंदर अब हम लोगों ने कॉटलिन के कुछ बेसिक कंस्ट्रक्ट जो होते हैं, वेरिएबल, क्लासेस, फंक्शंस, वो सब कवर कर लिए थे. तो आज के सेशन में हमें सिर्फ कॉटलिन की एक पार्ट बची है, लिस्ट वाली. वो कंप्लीट करेंगे. उसके बाद फिर मैं आपको पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आपको एक ओवरव्यू दूंगा. ठीक है, तो अब बाकी आप कोड लैब्स करोगे तो आपको पूरी चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पर. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, सो आज का हमारा सिर्फ कॉटलिन प्लेग्राउंड का सिर्फ इतना ही वर्क है कि हमें लिस्ट करनी है. ओके, लिस्ट एक हमारा आज का टॉपिक है. ओके, तो लिस्ट के बारे में मैं एक चीज बताता हूँ. कॉटलिन के अंदर दो टाइप की लिस्ट होती है, एक रीड ओनली लिस्ट और एक म्यूटेबल लिस्ट. ओके, तो रीड ओनली लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसे हम सिर्फ चेंज नहीं कर सकते. ओके, वो इम्यूटेबल होती है. ठीक है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके कंटेंट चेंज नहीं कर सकते हैं. लाइक ऐड और रिमूव टाइप की जो चीजें होती है ना, वो हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, सो मैं आपको अभी उसका सिंटैक्स बताऊंगा. पहले रीड ओनली लिस्ट का, कि रीड ओनली लिस्ट हम लोग लिखते कैसे. ओके ओके, वेर लिस्ट. अभी मैंने आपको बताया था कि आप चाहो तो लिस्ट का डेटा टाइप दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो. ठीक है, वेर लिस्ट, अगर मुझे डेटा टाइप देना है तो मैं कुछ इस टाइप से दूंगा. ओके, लिस्ट एंगुलर ब्रैकेट्स. ओके, और इसके अंदर मैं इंट. ओके, ठीक है, अब देखो, इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ, मैंने इंट दिया है ना डेटा टाइप रिटर्न का, तो 1 2 3 4 1 2 3 5. ओके, है ना. अभी मैं अभी से बता रहा हूँ कि हमें एरर देने वाला है. वो एरर क्यों देगा तो मैं आपको अभी बताऊंगा. ओके, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर दे रहा है. ओके, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस देनी होगी. ओके, अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं दूंगा ना, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन कंसीडर कर लेगा उसको. ये कॉटलिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो स्पेस दिया करो जब भी एंगुलर ब्रैकेट यूज करोगे और उसके साथ इक्वल्स टू यूज करोगे तो. ओके, ठीक है, तो मैं इसको अब रन करके देखता हूँ. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोगों ने एसटीएल के बारे में पढ़ा होगा C++ में, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना हमारे पास, वेक्टर के ऊपर हम जब लगाते हैं, वेक्टर डॉट साइज, लिस्ट डॉट साइज, तो उसी तरीके से हम 2-3 फंक्शन करके देख लेते हैं.
मे बी ये फंक्शन होता है। हाँ, एक बार देख लेते हैं हम। तो इसकी साइज 4, इस टाइप के फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें। प्रिंट एल इसी तरीके से लेस डॉट रिवर्स्ड फंक्शन होता है इसके अंदर। जैसे अपन के पास सी प्लस प्लस में वेक्टर के लिए एसटीएल में यूज होता है ना रिवर्स, और फिर अपन उसके अंदर वेक्टर डॉट बिगिन वेक्टर डॉट एंड, है ना, वो चीज करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ लिस्ट और डॉट रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं हम यहाँ पे। उसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास ये 5321 हो जाएगा। इसी तरीके से सॉर्टेड फंक्शन भी होता है, बट इसके अंदर ये इस टाइप की लिस्ट है जो चेंज नहीं हो सकती है, उसके कंटेंट फिक्स हो गए यहाँ पर। 1 2 3 5 यहाँ पर फिक्स है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी अगर परफॉर्म करूंगा ना, लाइक लिस्ट डॉट एड ओके 4, अगर मैं यहाँ पर परफॉर्म करूंगा इस टाइप की चीज, तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी इम्यूटेबल लिस्ट है। ओके, वो रीड ओनली लिस्ट है, वो एक ही बार बनती है और फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो हम उसके कंटेंट्स चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई आपकी रीड ओनली लिस्ट। ओके, अभी मैं आपको म्यूटेबल लिस्ट बताता हूँ। तो उसके लिए लिस्ट इस तरीके से बनती है। ओके, इसी तरीके से int ये देख लेते हैं, इसमें हो सकता है एरर आए, बट मैं इसको आज शॉर्ट पे करूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें आज करने के लिए, इसलिए। ओके, या ये हो गया, हमारी लिस्ट आ गई। मैं इसको इस वाले कंटेंट को हटा देता हूँ यहाँ से पूरा। ओके, अभी हम ये देखते हैं। ये देखो, इसको रन करोगे तो ये लिस्ट 2 रन किया तो यहाँ पर हमारी लिस्ट आ गई। ओके, लेकिन ये लिस्ट ऐसी है, म्यूटेबल लिस्ट है। ओके, तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ, लिस्ट डॉट एड 32 लिस्ट डॉट रिमूव कुछ भी ले लो, 3 ओके, एंड लिस्ट डॉट रिमूव एट एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें एक स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे एरे में अपन डिलीट करते हैं ना, लाइक मुझे डिलीट करना है 3rd नंबर का वेरिएबल, तो मैं डिलीट फंक्शन बनाऊंगा, देन उसके अंदर a(2) डाल दूंगा। ओके, अगर मुझे करना है इस तरीके से, तो 3rd वेरिएबल डिलीट करने के लिए, तो रिमूव एट सपोज करो मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं अपनी लिस्ट प्रिंट करता हूँ। अगर मैं अब रन करूंगा इसको तो ये इस टाइप की चीजें आएंगी यहाँ पर 1 2 32। ओके, लाइक ये कैसे आया? 1 2 3 45 पहले ही थे, मैंने ऐड किया 32। ओके, रिमूव किया 3। ओके, एंड देन रिमूव एट 2, तो जो 2 एलिमेंट था वो रिमूव हो गया, तो मेरे पास ये पूरी लिस्ट जो बचेगी आखिरी में वो ये बचेगी 1 2 और 32। ओके, तो सबको क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बता मुझे, कुछ डाउट है क्या? ओके, तो चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अपना जो लिस्ट वाला फंक्शन, लिस्ट वाली चीज जो बची थी, ये बहुत अच्छी चीज है। ये आप जब अपनी ऐप बनाओगे आगे के कोड लैब्स में, तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों यूज किया, और इसके बारे में जो बेसिक फंक्शंस और हैं वो आपको वहां पर जानने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो हम आगे अपनी एक ये बंद करते हैं। अब हम जाते हैं सीधा एंड्रॉइड पे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा एंड्रॉइड ओरिएंटेड रहेगा। ओके, तो हम सिर्फ एंड्रॉइड की बातें करेंगे आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये what are Android study jams? Again, Android study jams are community organized study groups for people to learn how to build Android apps using an online training course. Okay, तो अभी मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी 3rd स्लाइड पे पहुंचा। ठीक है, एंड्रॉइड स्टूडियो इज ऑफिशियल टूल टू बिल्ड एंड्रॉइड एप्स। ओके, तो जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो एंड्रॉइड स्टूडियो आपको दिखता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। स्क्रीन में जूम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इमेज है, ये देखो, है ना। तो आप देखो इस तरीके की कुछ इमेज दिखती है आपको। ठीक है, जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट उनकी स्लाइड में था, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया इसको। ओके, तो ये पुराना वाला एंड्रॉइड स्टूडियो शायद तक, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है वो स्प्लिट का। ओके, अभी जो मैं आपको आगे की स्लाइड्स दिखाऊंगा उसके अंदर मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो चलाया एंड देन उसकी चीजों पे काम किया था, मैं आपको बताता हूँ। ओके, या ये पहली स्लाइड है। ओके, तो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है। जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो चालू करते हो, वहां पर प्रोजेक्ट का नाम लिखते हो, डोमेन का नाम लिखते हो, सब चीजें लिख के हो जाती हैं।
तो उसके बाद फिर आपके पास जो पहला स्क्रीन आता है वो ये वाला स्क्रीन आता है, ठीक है। ये स्क्रीन आता है आपके पास चालू होने के बाद। ये जो बीच में आपको ये दिख रही छोटी सी टेक्स्ट, इस ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ओके। ये एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है। जब हम हमारी ऐप डेवलप करते हैं ना, तो ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ आता है इसके अंदर, ओके। हमने नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है। अभी मैं आपको एक एक चीज अच्छे से बताता हूँ। ये देखो, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चीज पैलेट है। पैलेट के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो आप अपने ऐप के अंदर यूज करते हो, ओके। आज हम छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करेंगे, लाइक मैं आपको बीच में कभी भी इंस्टाग्राम खोलने के लिए बोलूंगा, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, है ना। आप बहुत सारी चीजें मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, तो आप अपना फोन अपने पास रखना, ओके, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर जो ये चीजें हैं, टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू, मैं आपको बताता हूँ व्यू क्या होता है। तो व्यू एक ऐसी चीज होती है जो कि स्क्रीन पर प्रेजेंटेबल होती है। जैसे कि हमारा कोई सा भी ऐप हो गया, लाइक गूगल फोटो सपोज करो, उसके ऊपर जो भी चीज दिख रही है ना, बटन या फिर नीचे नेविगेशन बार, जो भी चीज दिख रही है वो सब को हम व्यू कहते हैं, ओके। हर चीज व्यू होती है, ठीक है। और देखो, ये जो लाइन दिख रही है मेरा, सिर्फ मैं जहां पे ये पॉइंट कर रहा हूँ सिर्फ वो चीज ट्रैक करना, ओके। ये जो लाइन दिख रही है मेरी, ये पूरी जो लाइन दिख रही है, ये लाइन और इसके अंदर का पूरा पार्ट, ये लेआउट का पार्ट होता है। इसको हम कहते हैं लेआउट का पार्ट, ओके। इसके अंदर ये जो चीज लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड करके, बहुत छोटी सी, इसको हम कहते हैं व्यू। इसको हम कहते हैं व्यू, टेक्स्ट व्यू कहते हैं इसे। टेक्स्ट फील्ड भी कह सकते हो, बट टेक्स्ट व्यू कहते हैं एंड्रॉइड के कॉन्टेक्स्ट में, ओके। अभी आप सोच रहे होगे कि ये जो साइड में ब्लू स्क्रीन है, इसका क्या यूज है। इसका यूज ये है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें यूज करते हैं ना, लाइक सपोज करो, देखो अभी मैं चाहता हूं आप सभी को कि आप अपना इंस्टाग्राम ओपन करो। इंस्टाग्राम ओपन करेंगे सब अभी हाल, और ओपन करते ही वहां पे डन लिखना कमेंट सेक्शन में। है ना। और उसमें जाके अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाओ, अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाना, ठीक है। तो सिर्फ 3 लोगों ने खोला है क्या, 2 लोगों ने? सब लोग खोलो और डन लिखो वहां पे प्लीज। ओके, ठीक है, तो मैं प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जैसे आपने इंस्टाग्राम खोला है, ठीक है, तो वहां पर आपको सबसे ऊपर आपका यूजर नेम दिख रहा होगा, उसके साइड में एक एरो, देन नीचे एक सर्कुलर इमेज व्यू, ओके। उसके साइड में फॉलोअर्स, पोस्ट, ये सब, ठीक है। अभी जब मैं आपको बताता हूँ, जब किसी ने इंस्टाग्राम डिजाइन किया होगा ना, तो उसने ना ये जो एक स्क्रीन है ना, इसको बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी सी फाइल्स बनाई होंगी, उनको इंटीग्रेट किया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे किया होगा। उसने क्या किया होगा ना, कि जैसे कि देखो, एक लेआउट लिया होगा सिर्फ इस चीज के लिए कि ये फोटो आएगा और फोटो के साइड में ही उसके पोस्ट, फॉलोअर्स और फॉलोइंग आएगी। तो एक लेआउट उसने इस चीज के लिए लिया होगा। एक लेआउट उसने लिया होगा आपका नाम, और उसके नीचे जो आने वाले बायो रहते हैं वो नीचे आते हैं, वर्टिकल उसमें आते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं आते हैं। तो वो उसके लिए लिया होगा एक। तो ये सारी चीजें उसने इंटीग्रेट की होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी चीज में अगर मैं जाऊं यहाँ पर, ठीक है, जस्ट अ मिनट। इट इज नॉट ओपनिंग, इट्स आई थिंक हैंग हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये देखो, ये जो स्क्रीन है ना, यहाँ पर हमारी जो ये व्यू होते हैं, तो ये हर चीज एक व्यू है, ओके। तो ये जहाँ पे ये बटन दिख रहा है, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल की बटन दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है ना, तो ये हर चीज से एक व्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो इस व्यू को उसने बनाने के लिए बहुत छोटी छोटी सी फाइल्स बनाई होगी, जिसको उसने इंटीग्रेट किया हुआ है, ओके। तो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जैसे ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसी तरीके से जब ये स्क्रीन बनाई होगी, तो यहाँ पर भी कहीं पे हेलो वर्ल्ड लिखा होगा और उसको उसने इंटीग्रेट किया होगा। तो अब ब्लू स्क्रीन का इससे क्या लेना देना है? ब्लू स्क्रीन का ये काम है कि जब वो ढेर सारे लेआउट एक ही स्क्रीन के अंदर यूज कर रहा है ना, तो वो एक एक चीज ना क्लियरली दिखने लग जाती है यहाँ पे। जब मैं आपको आगे की चीजें दिखाऊंगा ना, आगे की स्लाइड्स में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखो, अगर मैं ब्लू स्क्रीन पे इतने इतने पार्ट में सिर्फ वो इंस्टाग्राम का अपना इमेज और फॉलोअर्स वाली चीज लिखूंगा, इसके नीचे फिर मैं यहाँ पर 2 सेक्शन करूंगा, एक टैग्ड वाले पोस्ट के लिए और एक मेरे पोस्ट के लिए, है ना। तो ये 2 चीजें अलग अलग बनानी पड़ेगी ना मुझे, और फिर मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा। तो ये चीजें मुझे दिखनी चाहिए ना कि एक्चुअली ये प्लेस ढंग से हो रही है या नहीं, तो उनका स्ट्रक्चर ढंग से प्लेस हुआ है या नहीं, वो जानने के लिए हमें ब्लू स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, ओके। ये हमारा पहला यूज हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया। अभी देखो, ये सारे व्यू हो गए। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ऐसे लाइक आपको इमेज व्यू चाहिए तो यहाँ से ड्रैग करा, यहाँ पे ड्रॉप किया, और उसके बाद उसको यूज किया, ओके। यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ओके। कंपोनेंट ट्री के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बिकॉज वो एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसलिए, ओके। अब 2 चीजों के बारे में बात करेंगे हम। जो जब भी हमारा एक एंड्रॉइड ऐप बनता है,
तो वो दो चीजों से बनता है। एक चीज होती है डिजाइन और एक चीज होती है उसकी ब्रेन। ओके, तो जो डिजाइन होता है, डिजाइन मतलब कि जो हमारा यूआई, क्योंकि जो एंड यूजर रहेगा, ओके, उसे उसे कोई मतलब नहीं कि तुमने बैकएंड में क्या किया है। उसे सिर्फ इंटरेक्टिव, जो अट्रैक्टिव चीज होती है ना, एक बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए यूआई, उसको वो चीज कैच कर सकती है। ठीक है, तो हमें वो चीज बेटर होनी चाहिए ना। तो एक्चुअली काम क्या होता है हमारा, कि जो हमारे इसके ऊपर जो व्यूज लगे हुए हैं ना, व्यूज बटन कुछ भी लगाएंगे, तो वो किस तरीके से वर्क करेंगे, वो होता है उसका ब्रेन। ठीक है, इसके यूआई के ऊपर जो भी हम चीज डालेंगे, लाइक बटन डाल दिया, टेक्स्ट फील्ड डाल दी, बटन पे क्लिक करने के बाद कहीं और जाएंगे, तो ये जो चीज हो रही है ना, ये कौन संभालता है? बैकएंड, कि ये क्लिक होने के ऊपर यहाँ पर जाएगा, ये चीज होने के बाद ये चीज यहाँ पर आएगी। तो ठीक है, तो वो ब्रेन करता है। तो वो ब्रेन वाला पार्ट हम कहाँ पे लिखते हैं? ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल में। और जो सामने की यहाँ पर बटन आएगा, यहाँ पर लेआउट आएगा, यहाँ पे दूसरा लेआउट आएगा, लाइक इंस्टाग्राम के जैसे मैंने आपको बताया, तो वो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल वाली फाइल में आएगा। ओके, समझ गए? अभी देखो, जब हम यूआई की बात करते हैं, पहले हम यूआई पे चलते हैं, फिर हम ब्रेन पे चलेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर आपने देखा होगा ये लिखा हुआ डेमो एप्लीकेशंस। कुछ मतलब नहीं है, मुझे भी एक्चुअली ढंग से नहीं पता कि वो होता क्यों है। ओके, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइक आपके काम की चीज क्या है ना, सिर्फ ये चीज है यहाँ पर, ये, ओके, ये और ये, फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या होती है, और ये चीज आपके काम की है। अगर आप डायरेक्टली नीश यूजर हो, नीश डेवलपर हो, तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन जब बाद में स्टार्ट करोगे अच्छे से, तो समझ में आएगा कि कोड से लिखना ज्यादा बेटर होता है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो ये देखो, ये वाली जो चीज है ना यहाँ पर, Nexus 5 API 28, एक चीज होती है एवीडी। एवीडी मतलब क्या होता है ना, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। जब हम हमारा ऐप बना लेते हैं कंप्लीटली, तो हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको सही तरीके से देखने के लिए कि वो रन हो रहा है कि, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद अपने पास एक चीज देता है ना, एंड्रॉइड स्टूडियो खुद अपने पास एक चीज देता है, जिसका मतलब होता है कि एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस वो क्या करता है ना, कि वो खुद अपना एक फोन देता है, एंड देन उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं ढंग से। या फिर हमारे फोन में डेवलपर ऑप्शंस होता है, उसके अंदर अगर हम यूएसबी डिबगिंग ऑन कर देंगे, ओके, तो वो यूएसबी डिबगिंग ऑन करने के बाद हमारे फोन के अंदर ही हम देख सकते हैं एंड्रॉइड डिवाइस में, ठीक है, फिजिकली, कि वो एंड्रॉइड ऐप ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, ये चीज होती है। इसके बाद फिर ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है, ये हम यूज करते हैं रन करने के लिए, रन या फिर बिल्ड करने के लिए। रन और बिल्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये जो चीज दिख रही है, ये चीज, ये एक बग टाइप का बना है, इसका मतलब होता है डीबग। कोई ये जानता है कि हम डीबग क्यों यूज करते हैं? डीबग का यूज क्या होता है? किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ओके, किसी को नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। डीबग हम ये यूज करते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम एरर देता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, छोटे छोटे से ब्रेक पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, वो डीबग की हेल्प से देते हैं। कैसे? कि जब मैं ये डीबग यूज करूंगा यहाँ पर, तो सपोज करो जब मैंने कोड लिखा है, तो सपोज करो यहाँ पे 15-20 लाइन लिखी हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टार्टिंग की 10 लाइन के अंदर ही कहीं पे एरर दिखा सकता है, वो ऐसा एक्सेप्शन टाइप है वो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, कि 10वीं लाइन के ऊपर एक ब्रेक पॉइंट दे दूंगा, तो मेरा ना 1 से लेकर 10th लाइन तक का कंपाइल होगा, और उसके अंदर कुछ अगर कुछ एक्सेप्शन या फिर कुछ भी चीज होगी ना, तो वो हमें बताएगा। तो उसके लिए हमारा डीबग का ऑप्शन आता है। ओके, ठीक है, वो चीज होती है। और बाकी ये चीज कभी यूज नहीं आएगी आपको। ये वाली जो चीज दिख रही है, ये मेरी प्रोफाइल है फायरबेस, जब मैं इंक्लूड करूंगा अपने उसमें। फायरबेस क्या होता है ना, कि जब मुझे बहुत सारा डेटा यूज करना होता है, क्लाउड की सर्विस यूज करनी पड़ती है, मैसेजिंग सर्विस यूज करनी पड़ती है, तो मैं फायरबेस यूज करता हूँ। ओके, तो वो फायरबेस यूज करता हूँ, तो जब मेरी यहाँ पे प्रोफाइल बन जाती है, मेरा फायरबेस इससे लिंक होता है ऑटोमेटिकली, इसीलिए ये प्रोफाइल वाला सेक्शन दिया होता है। अभी ये जो चीज थी, ये तो आप देख के समझ जाओगे। ठीक है, अभी मेन चीज क्या है ना, कि देखो, अगर मैं अपनी ये वाली व्हाइट स्क्रीन के ऊपर कहीं पे क्लिक करता हूँ, अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, सिर्फ टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, अगर ये टेक्स्ट व्यू को हटा दें, तो बाकी जो पूरा पार्ट बचा वो लेआउट का पार्ट है। तो अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा, लाइक यहाँ पे कहीं पे भी, तो वो ये जो साइड में चीज दिख रही है, एट्रीब्यूट्स करके लिखा है, ये एट्रीब्यूट्स है। ये किस चीज के एट्रीब्यूट है? ये इस स्क्रीन के एट्रीब्यूट है, इस स्क्रीन के एट्रीब्यूट, जो व्हाइट बैकग्राउंड है ना पीछे, ये लेआउट का बैकग्राउंड, उस चीज के एट्रीब्यूट है। तो ये जो चीज है ना, ये चीज चेंज होती है। और ये क्यों चेंज होती है? जब हम कोई सी भी व्यू जो इसके ऊपर प्रेजेंट है स्क्रीन के ऊपर, उस पर क्लिक करते हैं, तो ये चीज उसके कैरेक्टरिस्टिक से रिप्लेस हो जाती है। लाइक देखो, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया, देखो, हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया,
तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड पे ये बॉक्स बना गया और उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये देखो एट्रीब्यूट आ गए। अभी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ओके देखो, अभी इस वाली स्लाइड में, ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में कुछ तो डिफरेंस होगा। दिख रहा ना, हेलो वर्ल्ड की साइज बढ़ गई यहाँ पे। ओके, हेलो वर्ल्ड की साइज बढ़ गई। अब मैंने क्या किया होगा यहाँ पर, अभी देखो हेलो वर्ल्ड को मैंने एडिट करा है, उसकी साइज बढ़ाई है। तो मेरे पास इस टाइप की चीजें करने के लिए, लाइक उसके एट्रीब्यूट्स बदलने के लिए, अगर मैं चाहूँ तो हेलो वर्ल्ड का कलर भी बदल सकता हूँ, उसकी साइज बदल सकता हूँ, उसका फॉन्ट बदल सकता हूँ, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना हमारे पास, तो हम वो चीज चेंज कर सकते हैं। अब वो चेंज करने के लिए मेरे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है मेरे पास कोड के थ्रू करना, और एक मेरे पास होता है डायरेक्ट, ये फ्रेमवर्क दिख रहा है सामने, जो एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमें दिया हुआ है, हम ये भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो वो यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि देखो, जैसे मुझे ये हेलो वर्ल्ड की साइज बढ़ानी थी, ठीक है, तो मैंने क्या करा, हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन ये वाली आ गई। हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर ये एट्रीब्यूट लिखा था पहले, वहां पर सर्च का ऑप्शन था, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये टेक्स्ट यहाँ पर इसका ऑप्शन आ रहा है एट्रीब्यूट्स का, यहाँ पर सर्च करके मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, है ना, एक मिनट, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाला, मुझे कि टेक्स्ट की साइज बढ़ानी थी ना, मैंने टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होगी इस टेक्स्ट फील्ड के पास, वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो टेक्स्ट साइज था मेरे पास, तो मैंने इसकी साइज 45 डीपी कर दी। अब देखो, हम लोग जब डिस्टेंस मेजर करते हैं रियल लाइफ में, तो हम मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, राइट, इस टाइप की चीजों में करते हैं। ओके, इंचेस में डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो वो दो चीजों में होता है, एक होता है डीपी, एक होता है एसपी। डीपी क्या होता है ना, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, और जो एसपी होता है वो होता है स्केलेबल पिक्सल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल हम लोग जब यूज करते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। So yeah, hello. Am I audible? Yes, you are. ओके ओके, सो मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो मैंने आपको क्या बताया, चेंज करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक होता है डायरेक्ट, यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट पे लिखूं जो भी मुझे चेंज करना है, आपको सिर्फ ना चीजें पता होनी चाहिए आपके माइंड में क्या है। लाइक सपोज करो, मुझे यहाँ पर अपनी टेक्स्ट की साइज चेंज करनी थी। ओके, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट से रिलेटेड मुझे यहाँ पर टेक्स्ट साइज मिल गया गलती से, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दी। ठीक है, तो डीपी और एसपी की बात कर रहा था। अब क्या होता है ना कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल क्या होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब एंड्रॉइड स्टूडियो में चलाते हैं ऐप, ठीक है, और हमारे ऐप पे चला, हमारे मोबाइल पे चला के देखते हैं, तो वो ढंग से चलता है ना। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं बाई चांस सपोज करो सैमसंग नोट ले आता हूँ, बहुत बड़ी स्क्रीन है उसकी, ठीक है, अगर उस स्क्रीन पे मैं उसको चलाऊं और आपको ऐसा लगे कि मैंने बटन तो यार बहुत नीचे दिया था और अब तो ये बहुत ऊपर आ रहा है, तो ये तो बहुत फ्लक्चुएट हो रही चीज है ना, तो वो मतलब पिक्सल इधर उधर हो रहे होंगे, है ना, हर स्क्रीन के साइज और हर स्क्रीन के पिक्सल अलग होते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स आप लोगों ने पढ़ाई है, ठीक है। तो जैसे अभी डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल होता है ना, तो उसका एक स्टैंडर्ड चीज होती है कि वो उसका एक पिक्सल जो है ना, वो किस चीज में बैठता है, 160 डीपीआई में, है ना, 160 डीपीआई में बैठता है उसका एक पिक्सल। तो हम क्या करते हैं कि जब जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, लाइक जैसे कि इमेज हो गया, या फिर बहुत लाइक कुछ भी हो गया, लाइक कुछ भी आपको एनिमेशन डालने तो उसके लिए आइकन डाल दिया, तो उन सब चीजों की साइज सेट करने के लिए हम लोग डीपी यूज करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर डीपी यूज किया क्योंकि मैं कुछ ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ये चीज करनी ही है, ठीक है, कि डीपी ही यूज करना है या यहाँ पर एसपी यूज करना है ना, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है ना कि कुछ एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये यूज करना चाहिए। तो जब आप टेक्स्ट साइज चेंज करते हो ना, तो यहाँ पर एसपी यूज करना, जब यूज करो तो वो क्या करता है ना, एसपी का मतलब क्या होता है, स्केलेबल पिक्सल, वो ना लेआउट के रिस्पेक्ट में स्केल होती हैं चीजें, ठीक है, तो वो फॉन्ट साइज या फिर टेक्स्ट साइज के जब हम एट्रीब्यूट चेंज करते हैं तो उसमें काफी हेल्पफुल होगी। ओके, चलो मैं नेक्स्ट चीज पे जाता हूँ, है ना। तो ये एक चीज हो गई, आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एट्रीब्यूट्स वाले सेक्शन में,
है ना, ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पर जाके यहाँ पर सर्च करोगे, जैसे आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कलर लिखो, कलर से रिलेटेड जितनी चीजें होगी वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। जिस चीज की चेंज करना है उस पर क्लिक कर देना पहले यहाँ पर स्क्रीन पे, ओके, है ना, तो उसके हिसाब से ये एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं। एक चीज तो ये हो गई। अभी मैं आपको देखो, अभी अभी मैंने क्या करा, अभी यहाँ पर था, मैं इस पे क्लिक किया था तो इसके एट्रीब्यूट दिख रहे थे। अब मैं वापस यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्हाइट स्क्रीन पे, तो देखो वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो उसके जो एट्रीब्यूट्स थे वापस से वो लेआउट के उस पर सेट हो गए, है ना, ये लेआउट के थे ना एट्रीब्यूट्स, तो लेआउट के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम चेंज करना चाहते हैं लेआउट में, वो उस पर चेंज हो गया। अभी देखो, अभी मैंने आपको ये चीज बताई कि हम कुछ चेंज करते हैं तो वो हम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर डायरेक्ट फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज हम कोड से कैसे करते हैं। ओके, एक एक चीज समझाता हूँ। ओके, अभी देखो स्टार्टिंग में जब आप एक्सएमएल, ये दो फाइल बनती है ना, एक मेन एक्टिविटी डॉट के टी और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। ओके, तो जो पहली लाइन है एक्सएमएल वर्जन 1.0 इनकोडिंग यूटीएफ-8, कोई वो नहीं है, क्योंकि हर जहां पर भी आप एक्सएमएल यूज करोगे, अगर हम एंड्रॉइड का कॉन्टेक्स्ट हटा के बात करें तो हमारे पास जो एक्सएमएल यूज होती है वो एक ट्रांसपोर्टिंग लैंग्वेज होती है जो कंटेंट ट्रांसफर करने के काम आती है। ओके, तो अभी हम उसकी बात नहीं करते, वो थोड़ा अलग चले जाएगा। तो इस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो अपडेट करते हैं ना तो ये लाइन ऑटोमेटिकली लिखी आती है उसके साथ, वो हर बार अपने हिसाब से इनकोडिंग ले लेता है। ठीक है, वैसे तो फिक्स ही है, जब से मैं यूज कर रहा हूँ तो यूटीएफ-8 ही है वो। ठीक है, और ये जो चीज दिख रही है रिलेटिव लेआउट एक्सएमएल एंड्रॉइड, ये चीज, ये नीचे की दो लाइन का कोई मतलब नहीं है वो इसलिए मतलब नहीं बिकॉज मैं ढंग से नहीं जानता हूँ उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। आप कोड लैब्स में जाओगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, मीनिंगफुल तो होती है वो, बट हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ आता है वहाँ पे, ये सब कुछ लिखा आता है, बस ये लेआउट विड्थ वगैरह ये भी लिखी हुई आती है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैं आपको इस चीज का मतलब बताता हूँ। जब आप पहली बार एक्सएमएल फाइल बनाओगे तो यहाँ पर रिलेटिव लेआउट नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा कंस्ट्रेंट लेआउट। ओके, तो मैंने यहाँ पर रिलेटिव लेआउट लिखा है। अब मैं आपको दो चीजों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है ना, कि जैसे सपोज करो कंस्ट्रेंट लेआउट मतलब कि सपोज करो मैं आपको किसी ऐप के थ्रू बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, है ना। अभी देखो जैसे कि वापस से इंस्टाग्राम का अपना प्रोफाइल सेक्शन खोलो, उसके अंदर जो एडिट प्रोफाइल का बटन आता है ना जिसमें हम अपना बायो चेंज करते हैं, अपनी सब पिक वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, है ना, वो जो बटन है, ठीक है, वो यहीं पे क्यों है, मतलब वो कहीं पे भी खोलो, आप लैपटॉप पे भी खोलोगे ना तो वो यहीं पर खुलेगा, इसके नीचे ही, जस्ट इसके नीचे, इमेज व्यू के नीचे। मतलब वो किसी ना किसी चीज से कंस्ट्रेंड है, मतलब वो किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में वहीं पर अटका हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को वहां पर अटकाने के लिए हम लोग कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं, और कंस्ट्रेंट यूज करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम ये बटन यूज करेंगे इंस्टाग्राम का, तो वो इंस्टाग्राम का बटन जो है वो या तो ऊपर वाला जो हमने लेआउट यूज किया जिसके अंदर फोटो और वो फॉलोअर्स लिखे हैं उसके रिस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट होना चाहिए, या फिर वो जो बटन है वो स्क्रीन जो लेआउट है ना, हमारी स्क्रीन है जो पूरी स्क्रीन है उसके रिस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट होना चाहिए, ताकि वो कहीं पे भी किसी भी फोन में या फिर किसी भी डेस्कटॉप पे कहीं पे भी खुले तो वो हमेशा इसके नीचे ही आए। ओके, इसलिए हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करते हैं, और कंस्ट्रेंट लेआउट बहुत अच्छी चीज होती है। जब आप कोड लैब्स यूज करोगे ना तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कैसे करते हैं। उसके अंदर हम अलग अलग टाइप का कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। अब रिलेटिव लेआउट क्यों यूज करते हैं? रिलेटिव लेआउट देखो वैसे मोस्टली इसका यूज होता है बहुत एडवांस चीजों में होता है, हम लोग ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करते हैं उसको, बट हम जब इनिशियली प्रैक्टिस करते हैं ना तो रिलेटिव लेआउट ईजी लगता है इसलिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे कि रिलेटिव लेआउट अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होता है ना कि जो चीजें, जैसे मैं यहाँ पर बटन डालूंगा या फिर दो टेक्स्ट व्यू डाल दूंगा या फिर इमेज व्यू डाल दूंगा, तो वो जो चीज रहेगी ना वो इस सिर्फ पेरेंट के रिस्पेक्ट में ही रिलेटिव मोशन करेंगी। ओके, अगर मैं अभी जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी बना दूंगा, एक छोटी सी कुछ भी दो बटन एक टेक्स्ट व्यू बना दूंगा और उसको मैं अगर बड़ी स्क्रीन पे चला दूंगा ना तो वो फ्लक्चुएट होते दिखेंगे आपको, इधर उधर हो जाएंगे, कहीं कभी कभी, कभी नहीं होंगे कभी हो जाएंगे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना, तो उसको कंस्ट्रेंट बांधना पड़ता है। तो वो बांधने वाला जब वर्ड आता है ना तो हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल तो मैं इसकी बात करता हूँ। जब भी मैं रिलेटिव लेआउट यूज करूंगा और फिर मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा या फिर कुछ भी चीज यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा ना तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ये बाय डिफॉल्ट रिलेटिव मोशन करती है इस लेआउट के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है कि देखो अभी आपको एक एक चीज समझनी है। यहाँ पर देखो ये जो दो लाइन दिख रही है लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, ये दो चीज मैंडेटरी होती है हर चीज के लिए। अगर मैं लेआउट के अंदर डालूं, चाहे मैं टेक्स्ट व्यू के अंदर डालूं, मैं कहीं पर भी डालूं, ये जो दो लाइन होती है ये फिक्स होती है हमेशा। ओके, तो अगर मैं ये दो लाइन लिखना भूल गया किसी भी चीज के लिए, है ना, तो वो मेरा बहुत अच्छा एरर देगा। और कभी कभी ना हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं तो हम एरर ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि एरर एक्चुअली आ क्या रहा है, क्योंकि हमें नहीं लेना, ऐसा बोल देते ना, है ना। तो लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ, ये जब आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जैसे आप टेक्स्ट व्यू चाहिए आपको तो आप
एंगुलर ब्रैकेट बना के टीई लिखोगे ना, तो आपको ऐसी हिंट आने लग जाएगी यहाँ पर, टेक्स्ट व्यू करके ऐसा कुछ। तो उस पर क्लिक करोगे ना, तो ये 2 लाइन बाय डिफॉल्ट आ जाती है आपके पास। आपको सिर्फ ये अंदर जो लिखा ना रैप कंटेंट, ये यहाँ पर मैच पेरेंट लिखा हुआ है, ये चीज। अब मैं आपको बताता हूँ रैप कंटेंट और मैच पेरेंट क्या होता है। रैप कंटेंट क्या होता है ना, कि जैसे ही मुझे सपोज करो मैंने ये वाली स्लाइड में, जस्ट अ मिनट, देखो मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो रैप कंटेंट क्या करेगा कि मेरा जहां तक हेलो वर्ल्ड एक्सपांड हो सकता है ना, सिर्फ उतने उतने, मतलब सिर्फ इसके पास एक बॉक्स बना देगा इतना सा, सिर्फ इतना सा। और जहां तक उसकी पहुंच है ना सिर्फ वहीं तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उतना ही रहेगा। ओके, उससे ज्यादा उसका एरिया कवर नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसकी लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट मैच पेरेंट कर दी, तो मैच पेरेंट मतलब क्या होता है ना, कि जो हमारी लेआउट स्क्रीन है उसके ऊपर वो पूरा मैच हो जाएगा, उतनी बड़ी स्क्रीन होगी, भले उसके अंदर फिर मैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही क्यों ना लिखूं, हेलो वर्ल्ड इतना सा लिखूंगा, लेकिन उसका एरिया पूरे स्क्रीन के बराबर होगा, उसको मैं बोलता हूँ मैच पेरेंट। समझ गए? अभी बैकग्राउंड, अभी मैं बैकग्राउंड की बात नहीं करते, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हम थे, तो ये कॉन्टेक्स्ट। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है ना, कि एक्चुअली में वो जो क्योंकि देखो हर एक्सएमएल फाइल किसी ना किसी चीज से अटैच होगी ना। जैसे कि सपोज करो मैं अभी आप लोगों को चाहता हूँ कि आप अपना गूगल फोटोज खोलो, गूगल फोटोज खोलो एक बार, और जो जो खोले वो डन डन लिखना कमेंट सेक्शन में। समीर ने खोला अकेला, सब लोग लिखो, अगर जिसने सब लोग खोल लो, काफी अच्छी चीज होगी। दो लोगों ने लिखा है, ओके। तो चलो मैं दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी जैसे आपने गूगल फोटोज खोला होगा, तो अभी आप फोटोज वाले टैब पे होगे पूरे, मतलब छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने होंगे, उसके अंदर फोटोज दिख रहे होंगे, राइट, है ना। अभी देखो ये जो दिख रहा है ना आपके सामने, इसको हम कहते हैं यूआई, इसे हम कहते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस, जो जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ओके। अभी आपके सामने यूआई दिख रहा है। अभी आप इस पे क्लिक करोगे किसी भी फोटो पे, तो एक नया कुछ खुलता है, एक फोटो, उस वो फोटो जूम होकर आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलता है, और उस फोटो का आप जूम इन जूम आउट कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक नया स्क्रीन खुल रहा है, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो जो भी चीज आपके सामने है ना, अभी ऐप के सामने, जैसे आप अभी फोटोज वाले टैब पे हो, तो आपके सामने एक एक्टिविटी खुली हुई है, ठीक है। अभी आप सर्च वाले ऑप्शन में, उसके बाद अगर आपके पास वाला गूगल है फोटो, तो आप सर्च पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो एक ये नई चीज खुली, तो ये हो गई दूसरी एक्टिविटी। लाइब्रेरी पे जाओगे तो ये गई मेरी तीसरी एक्टिविटी। उसके अंदर फिर किसी भी चीज को खोलोगे तो वो होगी मेरी चौथी एक्टिविटी। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो एंड्रॉइड ऐप क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी होता है, हर एक चीज एक्टिविटी होती है, एक नई स्क्रीन एक सिंगल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, कि यहाँ पर एक्टिविटी हमारी एक एक चीज होती है। तो अभी जैसे कि जस्ट मिनट, हाँ, तो हर एक एक्टिविटी के लिए मुझे एक फाइल बनानी पड़ती है ना, मतलब मेरा कुछ ना कुछ इंटरेक्ट होना चाहिए। मतलब जो अगर मेरे पास, मुझे इस पे क्लिक करने के बाद एक एक्टिविटी खुलेगी, मतलब कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन यूज हुआ है ना, मतलब मैंने उसको ब्रेन दिया है एंड्रॉइड स्टूडियो को कि ऐसा ऐसा करना है इस पे क्लिक करने के बाद, ओके। तो वो चीज करने के लिए हम लोगों ने ब्रेन दिया है उसको। तो अभी जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो एक नई एक्टिविटी खुल रही है। तो उसी तरीके से ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है, इसका मतलब होता है कि जो मैंने वो फाइल बनाई है, वो मेन एक्टिविटी के लिए बनाई है। मेन एक्टिविटी के पास ये वाली फाइल जाएगी एक्सएमएल की, जो मैं यहाँ डिजाइन करूंगा, वो मेरी मेन एक्टिविटी जो खुलेगी सबसे पहली स्क्रीन, उससे लिंक्ड होगी वो चीज, ओके। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, डॉट मेन एक्टिविटी, ठीक है। ऐसा आया। अभी क्या होगा, अभी देखो टेक्स्ट व्यू, अभी जो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ वो चीज याद रखनी है जो एक्चुअली जरूरी होती है, सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में ऐसा करोगे, अभी जैसे मैं कोड करता हूँ एक्सएमएल के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद से लिखूं पूरा एंड्रॉइड कोलन लेआउट इज इक्वल टू समथिंग। पर अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ना, तो आप लोग क्या करना, कि जैसे टेक्स्ट व्यू सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट बनाना, और ये क्लोज एंगुलर ब्रैकेट के बीच में ही उसके सारे एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो जब एट्रीब्यूट लिखोगे, तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ टी लिखोगे ना, टीई, तो टी से जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट फील्ड, है ना, कुछ भी होगा, तो वो सारी चीजें आपको हिंट में आ जाएंगी। तो आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट व्यू, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। तो उसके अंदर आप देख लेना, आपको रैप कंटेंट चाहिए, मैच पेरेंट चाहिए, फिल पेरेंट चाहिए। अभी क्या था ना, कि जब हम एपीआई 4 के नीचे यूज कर रहे थे एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, तो उसमें क्या था ना, कि मैच पेरेंट और फिल पेरेंट एक ही चीज थी। लेकिन आज क्या हुआ ना, कि फिल पेरेंट और मैच पेरेंट को एक ही चीज कर दी उन लोगों ने, सॉरी, पहले डिफरेंट चीज थी, अब एक ही चीज कर दी, ओके। तो उसका इतना कुछ इशू नहीं है, ठीक है। अभी देखो जैसे कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना था हेलो वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ टेक्स्ट, मैंने ये पूरा नहीं लिखा यहाँ पे एंड्रॉइड कोलन हेलो वर्ल्ड, ओके। मैंने सिर्फ यहाँ पर टी डाला,
और टेक्स्ट मेरे पास आ जाता है। मैंने उस पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट ये पूरी चीज लिखी आती है यहाँ पे विद कोट्स। ओके, सॉरी, विद कोट्स। ओके, तो उस कोट के अंदर मुझे सिर्फ लिखना होता है जो मुझे वर्ड चाहिए, मुझे पूरा नहीं लिखना है यहाँ पे, मुझे सिर्फ लिखना है टेक्स्ट, और उसके साथ हिंट आ जाता है। उस पर क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ, देखो ये टेक्स्ट लिखना था मुझे, यहाँ पर टेक्स्ट किया तो मुझे क्या करना था, मैंने टेक्स्ट स्टाइल चेंज करनी थी, बोल्ड पे करना था। तो देखो सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिखा, ये टेक्स्ट से जितने भी हिंट्स थे यहाँ पर नीचे आ गए, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट कलर लिंक, कलर हिंट, कलर अलाइनमेंट। ओके, ये सब आ गया। तो मुझे क्या करना था, टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी थी, मुझे बोल्ड में चेंज करना है टेक्स्ट को। तो मैंने टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक कर दिया। अभी क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन क्या खुलेगी मेरी, ये वाली टेक्स्ट स्टाइल आ गया। देखो उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे कोट्स बने आ गए, एम्प्टी ब्रैकेट भी बना गया यहाँ पे, एंड ब्रैकेट। ओके, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ उसके अंदर लिखना क्या है, कौन कौन से स्टाइल प्रेजेंट है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वो तीनों दिखा देगा यहाँ पे हिंट में, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल। तो मेरे को यहाँ पर बोल्ड करना है, तो मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा और मेरी उसके बाद वो स्क्रीन कौन सी खुल जाएगी, बोल्ड होने के बाद ये वाली स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन बोल्ड हो जाएगी। और ये साइज कैसे बढ़ेगा, वो साइज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो टेक्स्ट स्टाइल चेंज हुआ, ये देखो अभी मेरी स्क्रीन ये ऐसे कैसे हो गई। अभी इसका मैं पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जैसे मेरा टेक्स्ट व्यू था, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कहाँ तक बताया था आप लोगों को कि टेक्स्ट की स्टाइल दी थी मैंने बोल्ड। अब मैंने टेक्स्ट का साइज अभी मैं कैसे बना रहा था, अपने एक्सएमएल के कोड से बना रहा था। तो ये तो स्टाइल चेंज होगा ना, बोल्ड, साइज थोड़ी ना चेंज होगा। तो साइज चेंज करने के लिए मैंने लास्ट लाइन लिखी हुई है, देखो सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिखा होगा, टेक्स्ट साइज आ गया होगा, उस पर क्लिक किया होगा और अंदर से लिखा होगा 45 dp, बस। मुझे कुछ नहीं लिखना, मुझे सिर्फ टेक्स्ट क्लिक करना है, उसके नीचे जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर क्लिक करना है और अंदर से 45 dp लिखना है, कुछ नहीं करना है कोड के नाम पे, है ना। सिर्फ आपको सिर्फ चीजें पता होनी चाहिए कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। आपको कलर चाहिए, आप यहाँ पर कलर लिखो, ये लिखा कलर। ओके, अब ये चीज क्या है ना, ये मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझाऊंगा। ये काफी अच्छी चीज है, हम ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, देख लो। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड लिखा हुआ है, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल। अभी देखो मैंने आप लोगों, मेरा कर्सर देखना कि कर्सर कहाँ जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम रिलेटिव लेआउट यूज करते हैं तो जब भी मेरी कोई चीज आएगी तो वो यहाँ पर इस कोने पे आती है। ठीक है, टॉप कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर आती है। तो अभी मुझे क्या चाहिए था, मुझे मेरा हेलो वर्ल्ड बीच में चाहिए था स्क्रीन के। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कहा बीच मतलब क्या होता है, सेंटर। ओके, तो मैंने सिर्फ सेंटर यहाँ पर लिखा, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे गया मैं, यहाँ पे एंड्रॉइड एंड्रॉइड कुछ नहीं था, खाली लाइन थी यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिखा सेंटर। तो जैसे ही मैं सेंटर पे सेंटर लिखूंगा ना, वहां पर आपको 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है सेंटर हॉरिजॉन्टल, एक आता है सेंटर इन पेरेंट, एक आता है सेंटर इन वर्टिकल। ओके, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ये मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रहता है कोने पे, ठीक है, यहाँ पर। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल क्या होगा ना, कि सिर्फ राइट साइड की पूरी स्क्रीन इतनी इतनी, ठीक है, उतनी उतनी जितने में वो फैला हुआ है उतनी उतनी स्क्रीन होगी उसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेंटर इन हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है ना, कि उसकी जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट होगा ये यहाँ पर कहीं पे आएगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएगी इमेज। ओके, यहाँ पर वो इमेज शिफ्ट हो जाएगी, तो उसको शिफ्ट करने के लिए उसी लाइन में, है ना, तो मैं उसको क्या करता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल पे करता हूँ। लेकिन अगर मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ पर चाहिए स्क्रीन के बीच में, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर इन पेरेंट। पेरेंट क्या था मेरा, ये पूरा बाहर का जो लेआउट है, जो मेरा बाहर का रिलेटिव लेआउट था ना ये पूरा, उस लेआउट के सेंटर पे। तो इस लेआउट का सेंटर कहाँ पे आएगा, ये हेलो वर्ल्ड जहां पर सिचुएटेड है ना अभी, वहां पे। अगर मैं ऊपर वाली लाइन हटा दूंगा ना, सेंटर इन हॉरिजॉन्टल, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंटर इन पेरेंट लिख दिया ना, तो बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। अभी इतना समझ में आया तो डन लिखो, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछो। ओके, तो ठीक है ना, अभी इतना समझ में आया। ओके, तो अगर मुझे ये इमेज व्यू, जैसे मैं इमेज व्यू ले रहा हूँ, ठीक है, अभी इमेज व्यू को लेने के लिए मैं इमेज, कोई सी भी इमेज डालने के लिए मेरे पास एक चीज होती है इमेज व्यू करके। ओके, तो इमेज व्यू, इस अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इमेज डालूंगा ना, आई एम लिखूंगा, तो वैसे ही मेरे पास हिंट में आ जाएगा इमेज व्यू। उस पर क्लिक करूंगा तो ये एंगुलर ब्रैकेट बंद, ये पूरा लिख के आ जाएगा और ये ऊपर की 2 लाइन भी लिखी हुई आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ SRC क्या होता है। SRC क्या होता है ना, सोर्स होता है, कि मैं वो एंड्रॉइड स्टूडियो में मैंने वो फाइल पेस्ट की है और मैं उठा रहा हूँ वो चीज। ठीक है, मुझे वो यूज में ले रहा हूँ, अपने इसमें अपने ऐप में यूज कर रहा हूँ उस चीज को। तो वो कैसे आ रही है, कोड्स के अंदर मैं क्या डालूंगा, उसका सोर्स। सोर्स कैसे जाएगा, ये @ मतलब एट ड्रॉवेबल फाइल आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड नेम आइकन। ये एक आइकन है जो बाय डिफॉल्ट उसमें प्रेजेंट होता है। सॉरी, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। तो मुझे अगर वो यूज करना है यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, ड्रॉवेबल फोल्डर में गया, आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड को यूज किया और वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको दिखने लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको मुझे मालूम है थोड़ा सा ऊपर से क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो,
आईडी मैंने दी है यहाँ पर, हर जगह पे आईडी दी है, यहाँ पर भी आईडी दी है, यहाँ पर भी आईडी दी है। अब आईडी देना क्यों जरूरी है? आईडी देना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैंने अभी हल बताया ना आपको कि स्क्रीन होती है और उसका ब्रेन होता है, तो ब्रेन को भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी स्क्रीन पे ये चीज प्रेजेंट है। तो उस चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक उसके पास एक अपनी अपनी यूनिक आईडी होगी, ठीक है, ताकि वो हर एक एलिमेंट को ले सके और उसके ऊपर ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में कोड लिख सके। समझ रहे हो ना? इसलिए हम आईडी यूज करते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एंड्रॉइड लेआउट अबोव दिस, है ना। अभी इसका पूरा मीनिंग बताता हूँ। मुझे लगा पहले कि मैं ना एक काम करता हूँ, अपना इमेज व्यू जो रहता है उसको सेंटर पे लेके आता हूँ, बट फिर मेरे को एकदम से याद आया कि यार सेंटर पे तो ऑलरेडी मैंने हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, तो हेलो वर्ल्ड के ऊपर तो बिल्कुल ही गंदा लगेगा वो इमेज व्यू। तो मैंने क्या करा, उस इमेज व्यू को बोला कि अगर इसके ऊपर नीचे रख दूंगा तो बहुत ही गंदा लगेगा, तो मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा ना ऊपर रखता हूँ हेलो वर्ल्ड से। तो मैंने क्या करा, हेलो वर्ल्ड से ऊपर रखना था, तो मैंने पहले इसको यहाँ पर लिखा लेआउट सेंटर इन पेरेंट, ठीक है। इस ये क्यों लिखा, ताकि वो इस सेंटर पे आ जाए। तो मेरा पहले ये लाइन अभी भूल जाना, मैंने ये नहीं लिखी है, लेआउट अबोव नहीं लिखा है। अगर मैं सेंटर इन पेरेंट करूंगा तो सेंटर इन पेरेंट क्यों यूज होता है, इस पेरेंट के सेंटर पे वो आइटम को रखने के लिए। तो आइटम पहले हेलो वर्ल्ड के ऊपर आएगा, ठीक है, बट उसको सही तरीके से प्लेस करने के लिए मैंने सोचा यार ऊपर रखूंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा वो, तो ऊपर करना था। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, लेआउट अबोव, अबोव किसके, T1। T1 क्या था मेरा, T1 किसकी आईडी थी यहाँ पे, मेरे टेक्स्ट व्यू की। तो जो मेरा लेआउट है, इमेज व्यू का लेआउट है, वो मेरा ऊपर आना चाहिए किसके, T1 वाली, जिसकी T1 आईडी है। और T1 आईडी किसकी थी, टेक्स्ट फील्ड की। और टेक्स्ट फील्ड का टेक्स्ट क्या था, हेलो वर्ल्ड। मतलब मेरा जो इमेज व्यू है वो हेलो वर्ल्ड के ऊपर आना चाहिए। इस लाइन का इतना मतलब हुआ, ओके। इस लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब हुआ। इसी तरीके से अभी मैं अगली स्लाइड में आपको बटन बताऊंगा तो उसमें बिलो यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने भी ये पूरी लाइन नहीं लिखी है, मैंने क्या करा, सिर्फ अबोव लिखा था, लेआउट अबोव या फिर अबोव, इतना ही लिखूंगा ना, तो वो ऑलरेडी मेरे को हिंट दे देगा कि लेआउट अबोव, और अबोव किसके, उसके नीचे वाली इसकी आईडी दे दो, इसके ऊपर मेरे को अपना वो प्लेस करना है, ओके। ये हो गया। अभी यहाँ पर कुछ बचा, मैंने आपको पूरी चीज बता दी शायद यहाँ पे, ओके। कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अभी देखो आप सोच रहे होगे कि ये बैकग्राउंड कैसे चेंज किया, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले हमारी यहाँ पर व्हाइट स्क्रीन थी, ठीक है। व्हाइट स्क्रीन किसकी थी, ये लेआउट का पार्ट था। मैंने आपको क्या बताया था, जब तक मैं किसी एलिमेंट पे क्लिक नहीं करता, तो जब तक मेरा बाय डिफॉल्ट जो मार्कर रहता है या फिर कर्सर रहता है वो कहाँ पर सेट रहता है, जो हमारा पेरेंट रहता है। पेरेंट मतलब मेरा लेआउट, एक्सटर्नल लेआउट जो था, रिलेटिव लेआउट लिया था ना मैंने, उस लेआउट पे फिक्स होता है। तो मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, तो मैंने इन दोनों पे क्लिक नहीं किया, मैंने क्लिक कहाँ पे किया, यहाँ पर। मेरा कर्सर ट्रैक करना, ओके। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज किस पे सेट हो गई, रिलेटिव लेआउट पे। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा यार व्हाइट बहुत गंदा लग रहा था, चलो ब्लैक करते हैं, कुछ अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी, बैकग्राउंड, क्योंकि ये बैकग्राउंड है ना, थोड़ी सी अकल चल गई मेरी कि मैंने यहाँ पर यूज किया कि बैकग्राउंड यूज करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, हो सकता है बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन हो। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड यूज किया, है ना। और उसके अंदर मैंने एड कलर ऑब्लिक ब्लैक। अब ये एड कलर ऑब्लिक ब्लैक क्या है मैं आपको पूरा बताता हूँ। दो टाइप की फाइल होती है हमारे पास। अभी पहले मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद वो चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी मैं आपको एक जगह पे लेके जाता हूँ, ओके। इसमें कुछ डाउट है, इस वाली फाइल में कुछ भी डाउट तो लिखो। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ ये वाली चीज मैं आपको पहले फाइल, अभी कुछ भी मत देखना, ये सब भूल जाओ, ठीक है। ये कुछ भी मत देखना, यहाँ पे सिर्फ इतनी इतनी चीज देखो, जो मेरा जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतनी इतनी चीज देखना, सिर्फ इतनी इतनी चीज। अभी क्या होता है ना, ये ऐप जो है मेरा, ये एक मेरा मॉड्यूल है ना। ये मेरा मॉड्यूल है जिसके अंदर मेरा पूरा प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम जो भी चीज हो रही है ना, ये जितनी भी फाइल्स खुली है, सब खुला हुआ है, ये सब इसके अंदर ही है। इसके अंदर क्या है ना, मेरे सब मॉड्यूल्स हैं, पैकेजेस हैं, फाइल्स हैं, सब कुछ इसके अंदर। अभी क्या है ना, मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, है ना। जब मैं इसको ओपन करूंगा ना यहाँ पे, तो मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल होती है, उसको हम मैनिफेस्ट कहते हैं। अभी हम मैनिफेस्ट का यूज होता क्या है, हम क्यों यूज करते हैं मैनिफेस्ट। अब देखो, अभी मैं आपको बोलूंगा कि जैसे आप वापस इंस्टाग्राम खोलो, ठीक है, उसके अंदर जाओ, और जो चैट सेक्शन होता है ना, जहाँ पे आप लोगों से चैट करते हो, वहां पर किसी पे भी क्लिक करो, किसी भी चैट पे क्लिक करो, तो एक नई एक्टिविटी खुलती है जिसमें आप और उसके, आपके और उस पर्सन के चैट होते हैं, ठीक है, होते कि नहीं। तो वहां पर जो चैट होते हैं ना, वो एक नई एक्टिविटी खुली है, ठीक है। तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो वाला जो फ्रेमवर्क है, इस चीज को ये भी पता होना चाहिए ना कि एक एक्टिविटी है जो इस पे क्लिक होने के बाद ये वाली एक्टिविटी खुलने वाली है। तो हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो को वो पता कैसे लगता है, इस मैनिफेस्ट वाली फाइल में हम जाके, हमने जो नई एक्टिविटी बनाई है ना, उसको जाके इस वाले फोल्डर के अंदर रजिस्टर कर देते हैं।
इस वाले फोल्डर के अंदर, मैनिफेस्ट वाले के अंदर रजिस्टर कर देते हैं। तो वो रजिस्टर करने से क्या होता है ना कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो को पता लग जाता है कि एक इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन खुलने वाली है वो ये वाली कोई सी फाइल है, ठीक है, वो चैट सेक्शन वाली फाइल है, तो वो इसके अंदर हम सेव कर देते हैं। अभी ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जावा आ रहा है, ये मुझे नहीं पता ये क्यों आता है, ठीक है, अभी आप जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे एक्जैक्टली इसका रीजन नहीं पता यहाँ पे क्यों आता है, क्योंकि मैंने फाइल कॉटलिन की बनाई है, बट वो इसलिए, बट मुझे जो जहां तक मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि जो मेरी ये जो फाइल्स है ना, ये 3 फाइल्स हैं यहाँ पे, एक माई एप्लीकेशन एंड्रॉइड टेस्ट और ये यूनिट टेस्ट वाली फाइल। अभी क्या होता है ना कि हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर डीबग का भी ऑप्शन होता है, बिल्ड का ऑप्शन होता है, टेस्टिंग का भी होता है। टेस्टिंग में क्या होता है कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपने पढ़े होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओके। तो एसडीएलसी वगैरह पढ़ी होगी ना चीजें, तो उसके अंदर टेस्टिंग्स होती है ना, तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह वो सब यूज होता है। तो ये इनबिल्ड करता है वो चीजें, हमें करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हम इंस्टाग्राम ऑन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है, जब साइन इन नहीं है वो बाय डिफॉल्ट जो रहता है, तो लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो अगर किसी इंसान ने ईमेल आईडी के प्लेस पे कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया, लाइक 1 2 3 4 5 6, तो वो एक एरर देना चाहिए ना हमें कि यहाँ पर एक ईमेल आईडी यूज होने वाली है, @ या फिर स्पेशल करेक्टर यूज होने वाला है, तो गलत कुछ डाला है, तो एक वार्निंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने इतना कुछ एक बेकार सा एप्लीकेशन बनाया है कि वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि वहां पर एप्लीकेशन यूज होगा या कुछ और यूज होगा, ठीक है, तो अगर वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है तो वो गलत है, टेस्टिंग गलत जा रही है, तो हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है कि वो एक्चुअली काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मेन एक्टिविटी हो गई एक, ठीक है। तो हमें इन 2 फाइल से कोई मतलब नहीं, हमारे पास सिर्फ ये फाइल होती है मेन एक्टिविटी वाली। इसका काम क्या होता है, ये हमारी वो फाइल होती है जो हम हमेशा रन होती है, ये वाली फाइल हमेशा रन होती है, और इसके अंदर वाली जो चीज रहती है ना, भले कितनी भी एक्टिविटी बना लो, उन सबकी लिंकिंग हमें इस वाली एक्टिविटी से देनी पड़ती है, मेन एक्टिविटी से, ओके। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब दूसरा एक फोल्डर होता है रेस फोल्डर, इसका पूरा नाम होता है रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर के अंदर क्या आता है, एक ड्रॉवेबल फोल्डर आता है, लेआउट फोल्डर आता है, मैप, वैल्यूज और थीम्स। अभी अगर आपके पास पुराना वाला एंड्रॉइड स्टूडियो है तो उसके अंदर यहाँ पे थीम्स नहीं आता, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर styles.xml नाम की फाइल आती है, जब पुराना वाला XML यूज करते हो तो, ठीक है, तो सॉरी, पुराना वाला एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ड्रॉवेबल। अभी देखो, अभी आप इंस्टाग्राम के अंदर जब पहले ही न्यूज फीड खोलते हो तो वहाँ पे ढेर सारे आपको फोटोज दिखते हैं, किसी ने पोस्ट किया, किसी ने कुछ भी पोस्ट किया होगा, तो वो फोटोज दिखते हैं ना, ठीक है। तो जब हम अपने लोकल होस्ट पे, जब हमारी प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐप बनाते हैं और हमें एक कुछ फोटो है जो परमानेंट रखना है ना, हमारे ऐप के अंदर, तो हम क्या करते हैं ना, इस ड्रॉवेबल फोल्डर के अंदर लाके उसको पेस्ट कर देते हैं, है ना, और उसको हम यूज करते हैं हमारे ऐप के अंदर। अभी देखो, मैंने यहाँ पर कुछ यूज किया था, देखो, ये देखो, इमेज व्यू के अंदर मैंने इमेज व्यू पीछे वाले इसमें, है ना, ये देखो, इमेज व्यू के अंदर यहाँ पे सोर्स में लिखा था, देखो, एट ड्रॉवेबल फाइल IC लॉन्चर बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, अभी देखो, ये देखो, एट ड्रॉवेबल फाइल IC लॉन्चर बैकग्राउंड.xml, ये रहा, ठीक है। ये वाला मैंने आइकन इंक्लूड करा है वहाँ पे, ठीक है, ये वाली फाइल मैंने इंक्लूड करी है वहाँ पे, ड्रॉवेबल फोल्डर के अंदर ये वाला आइकन मैंने वहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है यहाँ पे, ठीक है। लेआउट मतलब क्या होता है, एंड्रॉइड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, ये बाय डिफॉल्ट बनी आती है, जो हमारी मेन एक्टिविटी जो एग्जीक्यूट होती है ना, सबसे पहली स्क्रीन, इंस्टाग्राम की पहली स्क्रीन जो खुलती है, वो हमारी मेन एक्टिविटी होती है। बाय डिफॉल्ट मेन एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं हमारी साइन इन वाली, सब कुछ इंक्लूड इसी एक्टिविटी के अंदर करना पड़ता है। एक इंक्लूड नाम का टैग होता है, वो आप जब पढ़ोगे ना आगे एडवांस एंड्रॉइड में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक्टिविटी, तो जैसे कि एक यहाँ पर तो एक ही फाइल है, अब मुझे एक लेआउट फाइल बनानी काय के लिए, एक मेरे को स्क्रीन बनानी लॉगिन के लिए, एक किसी चैट सेक्शन के लिए, तो इतने सारे जब एक्सएमएल फाइल बनेंगे, अब इतनी सारी जब फाइल्स बनती हैं तो हर एक उसकी अलग अलग एक्सएमएल फाइल बनेगी ना, तो जितनी भी एक्सएमएल फाइल होंगी वो ये लेआउट वाले फोल्डर के अंदर रहेगी, ठीक है। मैप फोल्डर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट लाइक अलर्ट अलर्ट का एक रिंग का ऑप्शन आइकन होता है ना, वो वाले आइकन, या फिर फोन का आइकन, है ना, जैसे अपने यहाँ पे मैसेज का आइकन होता है फोन के अंदर, एंड्रॉइड के अंदर, तो वो सारे बाय डिफॉल्ट जो आइकन होते हैं ना, वो मैप के अंदर होते हैं। ये राउंड उसकी इमेजेस, राउंड वाली इमेजेस भी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। जब आप एंड्रॉइड अच्छे से सीखना चाहते हो ना, या फिर किसी को अपना कोड दिखाना चाहोगे, या फिर गिटहब पे अपलोड करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ना एक ऐसी कोड प्रेजेंट करनी होती है जो काफी देखने में अच्छी लगे। ऐसा नहीं हो कि वो देखने में ही कुछ उल्टा सीधा लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो colors.xml और string.xml, अब मैं दो चीज समझा रहा हूँ यहाँ पर। एक पहले आती है string.xml, अब देखो, है ना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा है, यहाँ पे टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड, है ना, यहाँ पर टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिख दिया, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट में क्लिक लिख दिया,
ठीक है, यहाँ पे क्लिक लिख दिया, यहाँ पर कुछ भी है ना। तो ऐसे अगर सपोज करो मेरे को हेलो वर्ल्ड बार बार मेरे ऐप में कहीं पे यूज होने वाला है, तो कहीं पे हेलो वर्ल्ड ऐसा लिखा हुआ है और कहीं पे हेलो वर्ल्ड ऐसा, एच का कैपिट स्मॉल है एच और डब्ल्यू स्मॉल है ना। ऐसा उल्टा सीधा नहीं दिखना चाहिए कि कहीं पे हेलो वर्ल्ड अच्छा दिख रहा है और कहीं पे बहुत ही छोटा सा एकदम, है ना, तो वैसा दिख रहा है। तो इस तरीके के लिए हमें जब वो बार बार यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं ना, उसको एक फाइल के अंदर रजिस्टर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे ये वाना क्लिक, अब मैं अपने बटन के ऊपर क्या लिखना चाहता हूँ, वाना क्लिक। ओके, तो वाना क्लिक मैं लिखना चाहता हूँ, पर मैं बार बार ये याद नहीं रख पाऊंगा ना कि कैसे लिखा था मैंने वहां पे। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक नेम दे देता हूँ, कि वैल्यू दे देता हूँ कि वाना क्लिक नाम की एक ये चीज हो गई, जो मैंने इसको नेम दे दिया और उसकी वैल्यू क्या होगी ये। तो मेरे को हर जगह पे ये यूज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एट स्ट्रिंग वाली, मतलब क्या, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा था। ये देखो, जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट रिप्लेस कर रहा था बटन का, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं एट स्ट्रिंग एट स्ट्रिंग एट स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर एट स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग वाली फाइल के अंदर वाना क्लिक जिसकी वैल्यू है, मुझे वो वाला टेक्स्ट यूज करना है। ओके, तो देखो मेरी क्या थी वैल्यू, स्ट्रिंग वाली फाइल में ये वाली, सिर्फ कर्सर ट्रैक करना। ओके, ये स्ट्रिंग वाली फाइल के अंदर ये वाना क्लिक मेरा जो नाम है उसकी जो वैल्यू है मुझे वो यूज करना है। मतलब मेरे बटन के ऊपर क्या आना चाहिए, वाना क्लिक। ठीक है, मतलब मैंने इसकी हेल्प से इसको एक्सेस कर लिया, मतलब स्ट्रिंग वाली फाइल के अंदर जाके मुझे ये वाले चीज यूज करनी है। ओके, तो जैसे ही मैंने वो चीज यूज करी, है ना, तो मैंने एक बटन भी लिया था नीचे। अभी मैंने बटन देखो, अभी बटन के बारे में बता देता हूँ। अभी जब मैंने बटन बनाया यहाँ पे, तो अब बटन जब मैंने बनाया तो रिलेटिव लेआउट है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आया होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दिया। अब मैंने सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू क्यों किया, तो मेरा बटन यहाँ पर था तो खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, बीच में यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद मैंने क्या करा, एक चीज करी बिलो। अभी मैंने आपको बताया था कि इमेज व्यू मैंने अबोव लिया था, अगर मैं उसको ऊपर डाल देता इसके, हेलो वर्ल्ड के सेंटर इन पेरेंट कर देता, तो हेलो वर्ल्ड के ऊपर आ जाता। पर बटन ऊपर अच्छा नहीं लगता ना यार, बटन हमेशा नीचे अच्छा, लास्ट चीज एक बटन होनी चाहिए, उस पर क्लिक करो तो ताकि नेक्स्ट पे जा पाए। ठीक है, तो बटन हमेशा नीचे होता है। तो हमने क्या करा, टेक्स्ट फीड, टेक्स्ट ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा था उसके नीचे बटन डाला। अब वो बटन कितना नीचे आना चाहिए, उसके लिए मैंने क्या करा, मार्जिन टॉप 25 dp, है ना। इसका मतलब बताता हूँ, उसके पहले मैं बताता हूँ मैंने इसको नीचे कैसे लेके आया। इसके मैंने क्या करा, लेआउट बिलो एट ID T1। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा लेआउट किसका है, लेआउट किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये बटन के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब जो मेरा बटन का लेआउट है वो मेरा आईडी जिसकी T1 है उसके बिलो आना चाहिए। तो ID T1 किसकी थी, टेक्स्ट व्यू की। टेक्स्ट व्यू मतलब क्या, हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो वर्ल्ड के नीचे आना चाहिए। तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर प्लेस किया। ओके, ठीक है, अभी मैं इसकी बात बताता हूँ। मार्जिन टॉप या फिर देखो चार टाइप की चीज होती है, एक मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट। अब देखो, अगर सपोज करो मैं ये इमेज व्यू है ना, ग्रीन ग्रीन, अगर मैं इसको ऊपर खिसकाऊंगा, है ना, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ऊपर खिसकाऊंगा तो मेरी जो ऊपर से टॉप मार्जिन है वो कम होगी और जो बॉटम मार्जिन है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पर खिसकाऊंगा तो मेरी जो लेफ्ट वाली मार्जिन है वो इंक्रीज हो रही है और जो राइट वाली मार्जिन है वो इसके उस पर शिफ्ट कर सकता हूँ अपनी चीज को। जैसे मैंने यहाँ पर मार्जिन टॉप 25 dp, तो मैंने मार्जिन अगर देखो, अभी मैंने इस वाली जो बटन है, बटन को किसके रिस्पेक्ट में शिफ्ट किया था, ये हेलो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। तो बटन के लिए उसके माता पिता कौन हो गए, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो बटन जब भी इधर कहीं भी शिफ्ट होगा ना तो वो हेलो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में शिफ्ट होगा। तो मैंने क्या करा कि उसको मैंने टॉप मार्जिन ली। टॉप मार्जिन किससे लेंगे अपन, पेरेंट से। अभी बाय डिफॉल्ट इन सबके लिए पेरेंट क्या था, अपना लेआउट, लेकिन मैंने इसको प्लेस किया किसके रिस्पेक्ट में, हेलो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या करा, टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन किसके लिए आएगी, हेलो वर्ल्ड के हिसाब से। हेलो वर्ल्ड से टॉप मार्जिन लेनी मुझे 25 dp, तो मैंने 25 dp ली और अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये ठीक है, ये आ गया मेरा। तो मैंने 25 dp ली ताकि तो वो थोड़ा सा स्पेस दिखे उसके बीच में। तो ये चीज आ गई मेरी, क्लिक वाला ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, सब लिखो, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, चलो, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया अपने को। ठीक है, मैंने आपको ये वाली फाइल बता दी ना, स्ट्रिंग वाली फाइल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि अगर जब भी मुझे लिखना है, एक ही स्ट्रिंग बार बार यूज करनी है या फिर कोई सी भी स्ट्रिंग लिखनी है ना, तो डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि उसको यहाँ पर रजिस्टर कर दो, उसको किसी वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर लो। इतना सा काम होता है। ठीक है, ये हो गई सारी फाइल्स आपकी। ये जो नीचे दिख रही है ना, आपको इन सब का कभी बहुत कम काम आता है जब किसी जिप
फोल्डर से कॉपी करते हो कुछ फाइल वाइल, तो जब यूज करोगे यूट्यूब पे देखना, आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, डीएससी की सेक्शन पे देखना जाके, वहाँ बहुत सारी चीजें दिखेगी इनको यूज करने के लिए। बट आपको मेनली यूज होती है प्रोजेक्ट और मॉड्यूल, है ना, ये वाली। अभी मैंने एक चीज खोली थी यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये चीज, ठीक है, ये मेरी खुली है बिल्ड डॉट ग्रेडल ऐप, ये वाली माई एप्लीकेशन डॉट ऐप। अभी क्या होता है ना कि सपोज करो आप लोगों ने, जैसे समीर ने मुझे बताया था कि उसने कुछ तो फूड डिलीवरी ऐप बनाई थी, ओके, तो उसने क्या किया था कि गूगल मैप्स यूज किया होगा ना कुछ तो ये चीज यूज की होगी। तो गूगल मैप्स अपने ऐप में यूज करने के लिए मुझे एक थर्ड पार्टी का एपीआई यूज करना पड़ेगा। गूगल मैप्स किसका है? गूगल का। तो गूगल ने उस चीज को, उस सर्विस को यूज करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन दिया होगा कि इस तरीके से तुम एक्सेस कर सकते हो। एपीआई या तो की हो सकता है या फिर कुछ उसका छोटा सा कोड हो सकता है डॉक करके, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसको यूज करने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो इम्प्लीमेंटेशन लिखा है ना यहाँ पर, ये इम्प्लीमेंटेशन यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाऊंगा, गूगल पे सर्च करूंगा कि मुझे एंड्रॉइड उसकी एपीआई यूज करनी है गूगल मैप्स की। वो एपीआई देगा, उसको इस तरीके से देगा एंड्रॉइड में यूज करने के लिए, हमेशा एंड्रॉइड डालना आगे। तो इस तरीके से देगा वो, उसको कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ना सिंक नाउ का ऑप्शन आता है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये वाली फाइल अगर आपके एंड्रॉइड वर्जन के साथ कंपेटेबल होगी ना, तो वो अपने आप सिंक हो जाएगी, सिंक होना स्टार्ट होगा और वापस से प्रोजेक्ट रीबिल्ड होगा। अब रीबिल्ड मतलब क्या होता है ना, बिल्ड मतलब कि जो भी हम अपने, जैसे सपोज करो मैंने एक बार बिल्ड किया, ठीक है, प्रोजेक्ट, अभी मैं वापस से रीबिल्ड कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या जो भी मैंने चेंजेस किए होंगे, मैंने बटन एक एक्स्ट्रा लगाया, ठीक है, मुझे अपने ऐप, अपने मोबाइल के अंदर भी तो वो ऐप चलाना है ना, देखना है बार बार, तो क्या क्या चेंज कर रहे हैं मैंने, तो उसमें दिखना चाहिए। तो वो चेंज को वापस से रिफॉर्मेट करता है, सारी फाइल्स वापस से एक बार चेक करता है कि कहाँ पे चेंज हुआ है, और उसको वापस लिंक करता है मेन एक्टिविटी से, और सारी चीजों को एक साथ रीफ्रेम करके हमें दिखाता है पूरा कंप्लीट करके। इसे हम कहते हैं रीबिल्ड का प्रोसेस। ओके, अभी हमारे पास जैसे मेन फंक्शन होता है ना, हर, जैसे हम जावा में लिखते हैं, हम एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं मेन फंक्शन। यहाँ पर कुछ मेन फंक्शन जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, ढेर सारी एक्टिविटीज होती है ना, जैसे अपन इंस्टाग्राम खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे, तो एक उसमें न्यूज फीड का ऑप्शन है, एक इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन है, एक लाइक्स का ऑप्शन है, प्रोफाइल का ऑप्शन है, रील्स का ऑप्शन है। ओके, तो इस टाइप की चीजें आपको ऑप्शंस में आती हैं। तो हर एक चीज के लिए हम अलग अलग मेन एक्टिविटी थोड़ी ना लिखते बैठेंगे, सही है ना। तो हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी के अंदर ही उन सबको लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो, अभी मैंने ये कलर यूज किया था यहाँ पे, ये ब्लैक, ये ग्रीन, है ना, यहाँ पे पर्पल, तो ये मैंने कैसे यूज किया था, देखो ये चीज। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में बताया था ना कि वो कलर, जैसे स्ट्रिंग बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा नाम दे देते हैं और उस नाम के थ्रू हम उस स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं। वैसे ही सेम कलर का है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये इसका हेक्स कोड नेट से उठा लिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेक्स कोड, आरजीबी फॉर्मेट का हेक्स कोड होता है ये, तो आपने पढ़ा है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है। तो ये जितनी भी कलर्स दिख रहे हैं ना, ये कलर्स दिख रहे हैं कि कौन सा हेक्स कोड कौन सा कलर प्रेजेंट कर रहा है, उसके हिसाब से इनको मैंने कुछ भी नाम दे दिया, एबीसीडी दे दूं, निखिल दे दूं, समीर दे दूं, राधिका, कुछ भी दे दूं मैं यहाँ पे, सबको अलग अलग नाम दे दूं, किसी भी चीज से एक्सेस कर सकते हो, आशुतोष का भी, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबका, ठीक है, सबका एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ से। और उसके बाद अगर मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, किसी भी चीज से एक्सेस कर सकता हूँ, बट हमेशा इस तरीके से एक्सेस करना। अब एक्सेस करना है, मुझे कलर देना है, तो मैं कलर कैसे दूंगा, देखो कलर यहाँ पर दिया मैंने, एट कलर वाली फाइल के अंदर जाके व्हाइट वाला कलर मुझे चूज करना है। तो मैं कैसे गया यहाँ पर, मैंने देखा यहाँ पर से, मैंने देखा यहाँ पे गया कलर वाली फाइल के अंदर, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दिया है। अब ये क्या करेगा, यहाँ वाली फाइल में यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ गया, यहाँ पर गया कलर डॉट एक्सएमएल। अब कलर डॉट एक्सएमएल के अंदर, है ना, यहाँ पर जो भी जिस भी नाम से होगा, ये रहा व्हाइट, व्हाइट वाला ऑप्शन उसने चूज करा और वहां पे पेस्ट किया, समझ गए। तो इनबिल्ट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ जो एंड्रॉइड स्टूडियो करता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो हमारा बचता है मेन चीज, हाँ, अभी देखो क्या होता है ना कि मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हाँ, पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ, नहीं इससे पहले ये वाली चीज बताना बेटर रहेगी। देखो क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, सिर्फ प्रोग्राम में आ जाओ, अभी अभी कोई ऐप नहीं, सिर्फ प्रोग्राम में आ जाओ। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है कि जैसे अपन सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और मैंने पहला वाला एलिमेंट लिया, जैसे अभी जावास्क्रिप्ट में करते हैं, तो वहां पर स्ट्रिंग और अपन दो डेटा टाइप को मिक्स कर सकते हैं, है ना, आई थिंक सो, पाइथन में तो कर सकते हैं, है ना। तो अपन दो डेटा टाइप को मिक्स करके एक नई स्ट्रिंग बना सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहला पैरामीटर स्ट्रिंग का देते हैं और दूसरा इंट का देते हैं, और हमें पता रहता है क्योंकि वो छोटा सा प्रोग्राम रहता है। पर अगर बहुत जगह पे बहुत अलग अलग फंक्शन यूज हो रहे हैं और हर उसमें अलग अलग पैरामीटर जा रहे हैं टाइप के, तो कभी हम बाई चांस कंफ्यूज हो गए,
है ना, कि मेरा पहला पैरामीटर कौन सा था और दूसरा पैरामीटर कौन सा था कॉल करने के समय, तो पूरा प्रोग्राम नीचे तक जाके देखने से अच्छा रहता है ना। यहाँ पर हम एनोटेशंस देते हैं। एनोटेशंस क्या होता है ना, कि स्ट्रिंग रिसोर्स। अब एफर्मेशंस नाम की एक ऐप आप बनाओगे, ठीक है, उसके अभी इसी के अंदर है, कोड लैब के अंदर ही है, उसके अंदर आप लोग को ये क्लास बनवाई होगी उसने, ठीक है। एफर्मेशन के अंदर ये स्ट्रिंग रिसोर्स दिया उसने और एक ड्रॉवेबल रिसोर्स दिया। स्ट्रिंग रिसोर्स क्या हो गया, कि ये वाली जो फाइल थी ना मेरी, ये स्ट्रिंग वाली फाइल string.xml, इसकी जो रिसोर्सेज है ना, वो वाली जो फाइल, वो वाला जो रिसोर्स है, वो वाला पहला पहला जो पैरामीटर आएगा वो स्ट्रिंग से आएगा, और जो दूसरा आएगा वो ड्रॉवेबल फोल्डर से आएगा यहाँ से, ठीक है। तो पहला पैरामीटर यहाँ से आएगा और दूसरा पैरामीटर यहाँ से। अगर मैं कुछ गलत भी देता हूँ ना, तो वो यहाँ पर एरर दे देगा उसी समय पे, और आपको क्लियर कर देगा कि ये चीज इस कारण से एरर आ रही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एनोटेशंस नहीं डाले, तो यहाँ पर वो एरर देगा ना, और आपको समझ में नहीं आएगी उसकी लैंग्वेज की एक्चुअली लिखा क्या है उसने, ठीक है। तो अच्छा होता है कि यहाँ पर एनोटेशंस दे दो कि मेरा पहला पैरामीटर कहाँ से आ रहा था, है ना, जब आपको पता हो ऑलरेडी तो यूज करना बेटर रहेगा। ओके, ये चीज हो गई। इसके बाद हम जाते हैं उसके ब्रेन पार्ट पे। अभी देखो, मैंने अपने उसमें याद रखना, वो अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये बस ये याद रखो, ये जो हम लोगों ने बनाया था ना, बस ये वाला ये स्क्रीन याद रखना, ठीक है। एक इमेज व्यू है, एक टेक्स्ट व्यू है, और एक मेरा बटन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देख लो, ठीक है। ब्रेन पार्ट पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो ये पैकेज था मेरा com.example.myapplication। जब मैं अपना प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ ना, ओपन करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करता हूँ, तो वो ओपन क्रिएट प्रोजेक्ट के सेक्शन में हमें पहले नाम पूछता है एप्लीकेशन का, उसके बाद फिर वो पैकेज नेम पूछता है, उसके नीचे कहाँ पे सेव करना है वो पूछता है, कौन सी लैंग्वेज, जावा या कॉटलिन, आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड करने हैं कि नहीं, वो सारी डिटेल्स पूछता है वो, ठीक है। तो वो डिटेल्स पूछने के बाद तो वो यही पैकेज है जो हमने वहां पर पैकेज इन्फॉर्म किया था ना, वो ये वाला पैकेज है। इंपोर्ट वाली जो फाइल होती है वो हमें हमें नहीं करनी होती है, जब हम बाय डिफॉल्ट करते जाते हैं ना यहाँ पे काम। तो एक चीज याद रखना, सिर्फ ऑल्ट और एंटर। ऑल्ट एंटर को जब आप साथ में दबाओगे, किसी भी चीज का एरर आए, जैसे टेक्स्ट व्यू के अंदर एरर आए, या फिर टेक्स्ट फील्ड के अंदर एरर आए, या बटन के अंदर एरर आए, तो एल्ट प्लस एंटर दबाना, ठीक है। जैसे ही आप ये दबाओगे ना, तो आपकी अगर वो कोई फाइल इंक्लूड नहीं हुई होगी, उस चीज के ऊपर जाना जिसके नीचे अंडरलाइन देगा ना, उसके ऊपर जाना और ऑल्टर एंटर दबाना। वो क्लिक करने के बाद आपको वो इंपोर्ट कर देगा, अगर कुछ इंपोर्ट नहीं बचा हुआ करने के लिए उस लाइन में, तो ठीक है, वहां जाना और उसी हिसाब से, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, मेन फंक्शन नहीं होता यहाँ पर, क्या होती है मेन एक्टिविटी, सबसे पहली एक्टिविटी। वो एक्सटेंड, ये जो कॉलम होता है, इससे मैंने क्या करा, दूसरी क्लास को इंपोर्ट किया। ये ब्रैकेट्स क्यों बनाए मैंने, ताकि उसका बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हो जाए। ये क्लास है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एक कहीं पे क्लास है जो मेरी मेन एक्टिविटी ने इनहेरिट की है, वो भी बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसका है, ठीक है। ओवरराइड फंक्शन ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट बंडल। अब मैं आपको एक चीज करने के लिए कहता हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ। हाँ, देखो अभी मैं आप लोग को एक एक्टिविटी करने के लिए बोलता हूँ कि एक्चुअली मैं ही भूल गया कि क्या था वो एक मिनट। हाँ, अभी आप अपना इंस्टाग्राम खोलोगे, सब लोग इंस्टाग्राम खोलेंगे इस बार, प्लीज खोल लेना, है ना, और डन लिखना प्लीज, है ना। सब इंस्टाग्राम खोलो, जिसने खोल लिया वो यस बोलेगा। है ना, खोल लिया। अभी देखो, अभी उसको एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना है, जस्ट उसको हटाओ और अपना फोन बुक खोलो। खोला फोन बुक, है ना, फोन बुक खोल लिया। फोन बुक खोल लिया तो यस लिखो सब लोग, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। खोल लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं। अभी देखो, अब वापस से आप इंस्टाग्राम पे जाओ, जो दूसरी एप्लीकेशन खुली थी ना, वापस से इंस्टाग्राम वहीं से खोलो, ठीक है। वापस इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, जो एक्टिविटीज दिखाता है ना, मल्टीपल एक्टिविटीज जहाँ खुली होती है उस पर क्लिक करो। तो आप देखोगे जहां पर आपने इंस्टाग्राम को छोड़ा था वो वहीं से खुला है, जहां पे आपने इंस्टाग्राम को खोला था वो वहीं से खुला है। तो ये जो मेरा ये जो लाइन लिखा है ना यहाँ पे, से ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस स्टेट बंडल, ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, कि जो चीज मैंने एप्लीकेशन खोली थी उसकी जो स्टेट, जिस स्टेट में वो था, जिस स्टेट में मैंने उसको बंद किया था, तो जब मैं वापस से उस एप्लीकेशन को खोलूंगा ना, तो वो उसी स्टेट में खुला हुआ मिलेगा मुझे। समझ गए?
है ना, तो मुझे वापस से वहीं पे खुला हुआ, जैसे आप अभी मैं चैट सेक्शन में जाता हूँ इंस्टाग्राम के, और मैं उसको लाइक मेरे ऊपर सबसे पहले ऊपर निखिल जादव है, ओके, तो ऊपर निखिल जादव का मैंने चैट खोला हुआ है, अगर मैं उसको हटा दूं और मैं बीच में एकदम से किसी का फोन आ गया, फोन बुक खोल लूं, ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं वापस से अगर इंस्टाग्राम पे जाऊंगा ना, तो मेरा वो चैट खुला रहेगा निखिल का, ठीक है, वहीं से सारी चीजें कंटिन्यू होंगी। ओके, तो ये इसलिए ये लाइन यूज होती है। थर्ड वाली लाइन का लिटरली मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो आप लोग जब वो पढ़ोगे कोड लैब्स, तो उसके अंदर आपको इसका मीनिंग पता लग जाएगा। सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी हाल बताया था कि जब हम गूगल फोटोज या कोई सी भी एक्टिविटीज खोलते हैं, तो हमारे सामने एक यूआई होता है, ठीक है, लेकिन वो यूआई काम कैसे करेगा, है ना, उसको काम करने के लिए हमें उसको ब्रेन देना पड़ेगा कि इस पे क्लिक करने के बाद ये चीज होगी, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये होगा, टच करने पे ये चीज ओपन होनी चाहिए, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कुछ भी, अलर्ट बॉक्स ओपन होगा, ऐसा कुछ भी, तो ये हम उसको ब्रेन दे रहे हैं, तो वो ब्रेन को और उस यूआई को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, कनेक्ट करने के लिए, तो ये कनेक्ट वाली लाइन लिखते हैं, सेट कंटेंट व्यू आर, आर मतलब क्या होता है, आर मतलब ये वाली फाइल आर, रिसोर्स डॉट लेआउट वाली फाइल, और लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, समझ गए? रिसोर्स, रिसोर्स आर से अपना सिर्फ हमेशा याद रखो रिसोर्स होता है, रिसोर्स मतलब कौन सी फाइल, ये वाली फाइल रिसोर्स, उसके अंदर लेआउट वाली फाइल, और लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन वाली फाइल, ठीक है। आपको ये तीन चीज नहीं लिखनी है, ना ये लिखना है, ना ये ना ये, हर चीज लिखी हुई आएगी, यहाँ सेट कंटेंट व्यू तक हर चीज लिखी हुई आएगी। मैंने आपको सिर्फ मीनिंग क्लियर किया है कि बाई चांस कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लें कि ये चीज क्यों है, या फिर ये एक्चुअली क्यों है, यहाँ पे उसका मतलब क्या है और क्या हो रहा है, तो आप एक्सप्लेन कर पाओ उसको, ओके, उस चीज के लिए। अभी देखो मैंने वहां पर क्या लिया था, मेरे ऐप के अंदर टेक्स्ट व्यू, एक बटन, ठीक है, और एक और क्या लिया था, इमेज व्यू लिया था, तो इमेज व्यू का तो कुछ यूज है नहीं अभी, तो मैं सिर्फ आपको दो चीज बताता हूँ। अभी देखो, मुझे ब्रेन को, अभी मुझे किस पे काम करना है, बटन पे, कि बटन पे क्लिक करने के बाद ऐसी ऐसी चीज होनी चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट इस हिसाब से चेंज होना चाहिए बार बार, कभी कभी ऐसी कुछ ऐप होती है ना जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, फिर वो बार बार चेंज होता रहता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम एप्लीकेशन का, बट ऐसा होता है ना हर जगह पे, बहुत जगह पे, तो ऐसी चीज याद रखो। तो मुझे पहले मैं जाता हूँ उस टेक्स्ट पे, कि वो टेक्स्ट व्यू जो था मेरा, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू था मेरा, ये टेक्स्ट व्यू हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, वो चेंज होना चाहिए। तो उस चेंज को करने के लिए मुझे काय का ब्रेन का यूज होगा, कि चेंज कब होना चाहिए, कुछ कंडीशन होगी ना, ब्रेन होगा मेरे पास तभी तो मैं करूंगा। तो पहले मैं उस टेक्स्ट व्यू को ले लूंगा, पहले मैं ब्रेन के अंदर अपने वो टेक्स्ट व्यू को लाऊंगा कि मुझे इस चीज को चेंज करना है, हेलो वर्ल्ड को, तो उसको लेने के लिए मैं क्या करूंगा, उसकी आईडी कॉल करूंगा। मैंने आपको बताया था कि लिंक करने के लिए मुझे हर एक एलिमेंट को पहले उठाना पड़ेगा ना एक्सएमएल फाइल से, और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले मुझे उसको उठाना पड़ेगा, तो उठाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसकी आईडी, r.id.t1, टी वन क्या था मेरा, हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू का आईडी, तो मैंने क्या करा, वेर मेरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर, उसका नाम क्या दिया वेरिएबल का, टेक्स्ट व्यू, रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, टेक्स्ट व्यू, क्योंकि टेक्स्ट व्यू था मेरा, मैंने नाम दिया ये मेरा नाम है, मैं यहाँ पे ABCD कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है, और टेक्स्ट व्यू क्या हो गया, उसका रिटर्न टाइप, टेक्स्ट व्यू किस टाइप का है, मैंने आपको बताया था कौन सा व्यू, हर चीज जो रहती है वो व्यू होता है, हर चीज जो होती है स्क्रीन पे वो व्यू होती है, तो किस टाइप का व्यू है वो, टेक्स्ट व्यू, तो ये मेरा रिटर्न टाइप, यहाँ पर भी आपको हिंट मिलेगी, जैसे आप टी डालोगे ना तो टेक्स्ट व्यू आ जाएगा, क्लिक कर देना उसके ऊपर, अगर क्लिक करने के बाद भी एरर दे तो ऑल्ट और एंटर, ठीक है ना, तो ये व्यू हो गया। अभी मुझे उठाना है, तो उठाने के लिए एक चीज यूज होती है, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी, उसके बाद फिर रिसोर्स डॉट आई डी डॉट टी वन, फाइंड व्यू बाय आईडी, और टेक्स्ट व्यू था, अब क्या गया, वो रिसोर्स फोल्डर में गया, रिसोर्स फोल्डर के अंदर कहाँ पे था वो, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंक्लूड करी थी, ये वाली एक्सएमएल फाइल थी ना, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, यहाँ पर फाइल थी, तो ये वाली फाइल के अंदर गया, डॉट आईडी, ठीक है, डॉट आईडी एक क्लास होती है ना, और डॉट टी1 जिसकी आईडी टी1 है, मुझे वो वाला टेक्स्ट व्यू यहाँ पर इसके अंदर मिल गया, ठीक है। इसके बाद मैं लूंगा वेरिएबल, एक लूंगा b1, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बटन, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.b1, तो b1 क्या हो गया, मेरी बटन की आईडी, मैंने अपनी बटन की जो आईडी थी यहाँ पे, है ना, ये बटन की आईडी देखो यहाँ पे b1 दी थी, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ये वाले रिसोर्स फोल्डर के अंदर गया, मैंने सेट कंटेंट व्यू के अंदर ऑलरेडी ये एक्टिविटी मेन वाली फाइल दे दी थी, तो इस वाली फाइल के अंदर जाके बटन के अंदर यहाँ पर जिसकी भी आईडी b1 मिलेगी, वो वाली फाइल वो वहां पर इंक्लूड कर लेगा, कैसे कर लेगा, यहाँ पर, ये उसने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। अब मुझे क्या करना था कि मेरा जैसे वो बटन बटन क्लिक होगा तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए एक मेथड होती है डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ओके, आप यहाँ पर b1 डॉट एस भी लिखोगे ना, एस, तो यहाँ पर एस लिखने के बाद ये पूरा लाइन ऑलरेडी हिंट में आता है, आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी ये चीज आ जाएगी। अभी जैसे हम जावा में लिखते हैं ना,
तो यहाँ क्या आता है b1.set on click listener, उसके अंदर यहाँ पर हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है new view dot on click listener, ऐसा करके कुछ फाइल आती है। तो जावा से अभी हम थोड़ा सा दूर हैं, अभी इसके अंदर इस तरीके में भी हो सकता है और इसके अंदर कुछ और भी आता है, वो आप जब कोड लैब्स यूज करोगे ना तो आपको थोड़ी थोड़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना ही था। अभी देखो ये हमारी जो जो भी प्रोग्राम था मैंने आपको पूरा समझा दिया। अभी आप लोग को इतने में कुछ भी प्रॉब्लम आया है तो अभी हाल मुझसे क्वेश्चन पूछो, हम 5 मिनट के अंदर रैप अप करेंगे। आप एक बार पूछ लो अगर आप में से किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। निखिल, ऋषभ, अविनाश, बुलबुल, प्रज्वल, समीर, कुशल, श्रेया, राधिका। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। जो भी आप जब आप एंड्रॉइड यूज करोगे तो थोड़ा सा तो इजी लगेगा, आई थिंक शायद थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एंड्रॉइड इम्यूलेटर, इम्यूलेटर क्या होता है ना कि जो मैंने आपको बताया था, हमारी ऐप को टेस्ट करने के लिए कि वो सही चल रहा है कि नहीं, दो चीजें होती है। एक होता है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस और एक होता है एंड्रॉइड, ओके, मतलब अपना फिजिकल डिवाइस जो एंड्रॉइड रहता है डिवाइस वो। ठीक है, तो एक ये चीज होती है। अब मैं ये बोलूंगा कि जिन लोगों के पास i3 i5 है, ठीक है, भले 8 जनरेशन हो 10 जनरेशन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मत डाउनलोड करना ये चीज, क्योंकि अगर हमने कोड लिखने के बाद अगर उसको एवीडी के ऊपर रन कर दिया तो आराम से वो स्टार्टिंग में जब नया स्टार्ट करोगे ना तो बिल्कुल डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि वो इतना टाइम लेगा ना कि या तो कंप्यूटर फूट जाएगा या फिर मोबाइल फूट जाएगा। इतना गुस्सा आ जाता है कि वो इतना टाइम क्यों ले रहा है। ठीक है, तो उसकी जगह पे एक काम करना, अपने ही इसमें जब आपका जो फोन रहता है ना उसमें अबाउट फोन का एक ऑप्शन होता है सेटिंग में। अबाउट फोन में जाना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना, ठीक है। अबाउट फोन में जाना, उसके अंदर नीचे स्क्रॉल करना और नीचे आखिरी में एक आता है बिल्ड नंबर करके। उस बिल्ड नंबर के ऊपर 3 से 4 बार क्लिक करोगे ना तो आपको नीचे एक लिखा आएगा यू आर अ डेवलपर नाउ, ओके। और जब बैक करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शंस, उसमें जाके यूएसबी डीबगिंग ऑन कर देना। ठीक है, जैसे यूएसबी डीबगिंग ऑन करोगे तो आपके पास जो आपका एंड्रॉइड वर्चुअल, ये जो आपका जो फिजिकल एंड्रॉइड डिवाइस है ना आपका फोन, उसके और उसको कॉर्ड से कनेक्ट कर देना अपने लैपटॉप पे। ठीक है, तो जो ये वाली चीज होगी ना यहाँ पर, ये जो यहाँ पर लिखा है Nexus 5 API 28, ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो डिवाइस जो आपने कनेक्ट किया है ना उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। और फिर आप जैसे ग्रीन बटन क्लिक करोगे तो वो रन होने लग जाएगा आपके एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस पे। ठीक है, तो अभी एक चीज बची है बस, मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये चीज समझा दूंगा। ठीक है, उसके लिए डायरेक्टली समझाता हूँ, है ना। तो उसके बाद कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ये मैंने आप लोगों को लेआउट्स और व्यूज तो बता ही दिए हैं कि लेआउट्स क्या होते हैं, व्यूज क्या होते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ओके। और बस क्विज लेना, बैचेस अर्न करना। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बहुत अच्छी से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आप लोग जाएंगे काय पे, अपने फोन बुक में। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट, कम ऑन। ठीक है, और वहां पे डन लिखो कमेंट सेक्शन में, है ना। उसमें जाओ और जल्दी जल्दी डन लिखो, जिसका हो गया वो डन लिखो। आई वॉन्ट एवरीवन टू डू दिस, ओके प्लीज। अच्छा लगेगा अगर मैं आपको ये चीज बताऊंगा तो। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब आप रिसेंट्स में जाओगे तो वहाँ पर ढेर सारे नंबर लिखे हैं आपके सामने। लाइक मेरे ऊपर यहाँ पे बहुत सारे अननोन नंबर्स, निखिल, इंदौर, निशांत सर, इस टाइप के नंबर्स लिखे हुए ढेर सारे। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखे हैं जब मैं इनको स्वाइप करूंगा ऊपर की तरफ, स्क्रॉल करो ऊपर की तरफ, स्क्रॉल स्क्रॉल करो तो नीचे की एक्टिविटीज ऊपर आती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है मेरे सामने, एक टाइप की कुछ लिस्ट है ना, कुछ लिस्ट ही तो दिख रही है मुझे, एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर लिखे हैं। अब सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट व्यू है। ठीक है, एक टाइप की चीज होती है एंड्रॉइड स्टूडियो में लिस्ट व्यू। अगर मैं उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स लेता जाऊंगा लेता जाऊंगा लेता जाऊंगा, ठीक है ना, एक साथ। अब लिस्ट व्यू क्या कर रहा है कि ना कि एक बार एंट्री लेते जा रहा है और ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे। अब याद रखो, जब हम हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो, अभी एंड्रॉइड स्टूडियो भूल जाओ, सिर्फ एंड्रॉइड देखो, जब हमारा फोन चलाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी जब हमारे पास बहुत डेटा हो जाता है, हमारा फोन जो रहता है वो फुल हो जाता है, तो वो हैंग होने लग जाता है ना किसी भी ऐप पे। लाइक आप व्हाट्सएप पे आप अपना डेटा जो स्टैट्स है ना वो चेक कर सकते हो व्हाट्सएप पे सेटिंग्स में जाके। तो जब आप चेक करते हो तो उसके अंदर बहुत सारा डेटा रहता है, आप डिलीट करते हो व्हाट्सएप का डेटा ताकि वो व्हाट्सएप स्मूथली चले। लेकिन जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है ना तो हमारा फोन हैंग होने लग जाता है। ठीक है, तो जब लिस्ट व्यू यूज करते हैं तो इस लिस्ट व्यू के अंदर जब जितनी सारी आपकी लिस्ट रहती है, आप जैसे फोन बुक खोल के रखा है, ठीक है, तो अगर मैं एक के नीचे एक के नीचे एक बढ़ाता जाऊंगा तो वो लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, लिस्ट ऊपर जाऊंगा तो ऊपर हर एक नीचे नया डब्बा बनता जा रहा है, उसके अंदर हर एक बार नया नया नंबर लिखा आ रहा है। तो लिस्ट व्यू यूज करूंगा तो उसको
यूज करने से अच्छा मैं यही चीज यूज कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं लिस्ट व्यू ही यूज करूंगा तो जितनी बार मैं स्क्रॉल करता रहूंगा तो धीरे धीरे मेरी प्रोसेस स्लो होती जाएगी ना, क्योंकि वो एक लिस्ट के अंदर ही ढेर सारी चीजें लिए जा रहा है। तो उतना मत सोचो, सिर्फ ये देखो कि आप सिर्फ, आपके सामने एक ये फोन बुक का स्क्रीन खुला हुआ है, उसके अंदर 6 नंबर लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन के अंदर, सिंगल स्क्रीन के अंदर सिर्फ 6 नंबर आ पा रहे हैं। लाइक मेरे इसमें 8 आ रहे हैं, तो 8 नंबर आ पा रहे हैं, 6 या 8 जितने भी नंबर आ रहे हैं, तो सिर्फ उतने ही बॉक्स कंसिडर करो। और कितना अच्छा होगा ना कि जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूं नीचे की तरफ, तो ऊपर का जो डब्बा था, लाइक सबसे ऊपर था, निखिल को निखिल था, ठीक है। तो निखिल को जैसे मैंने swipe भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। को scroll और जैसे मैंने स्क्रॉल करा तो निखिल का नंबर है, वो निखिल वाला जैसे निखिल, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, रिसाइकिल कर रहा हूँ। पर आप हेलो लोग भैया, समझोगे अगर धीरे धीरे ट्राई करोगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस करना। आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। अब आवाज आ रहा है मेरा? यस भैया, अभी आ रही है। आ रहा है ना, ओके। तो रिसाइकलर व्यू का मतलब क्या था ना कि मैं बार बार वो जो व्यू था वो उसको रिसाइकल कर रहा हूँ। मतलब मेरे को सिर्फ 6 व्यू बनाने, और हर बार मेरी स्क्रीन के हिसाब से। अब रिसाइकल ये हमें नहीं बनाने, रिसाइकलर व्यू की हमें सिर्फ लाइब्रेरी यूज करनी है, और वो बार बार खुद ही अपने आप करता जाएगा ऐसी चीजें। वो उसका इनबिल्ट फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसे काम करता है कि जैसे आप स्क्रीन का ऊपर करोगे फोन बुक में, तो निखिल वाला जो बॉक्स था वो ऊपर गया, और जैसे ही वो ऊपर गया तो वो वापस घूम के नीचे आया, खाली खाली बॉक्स, और उसके अंदर जो नीचे वाली एंट्री थी वो फिक्स हुई और ऊपर आई हमारी स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि एक ऊपर करेंगे, जैसे हम स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे ऊपर, तो ऊपर वाली एंट्री गायब होती जाएगी और नीचे वाली दिखती जाएगी ना। तो नीचे वाली दिख रही है, उसके लिए वही वाला जो ऊपर से गायब हुआ है ना, वही वाला बॉक्स नीचे आएगा, उसके अंदर एंट्री फिक्स होगी और हमें दिखेगा। तो इस चीज के लिए हम रिसाइकलर व्यू यूज करते हैं। ओके, लिस्ट व्यू से अच्छा रिसाइकलर व्यू होता है। ठीक है, तो रिसाइकलर व्यू यूज करते हैं एफिशिएंट ऐप को बनाने के लिए। ओके, इस चीज के लिए अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अभी वापस से फटाफट इंस्टाग्राम खोलो, जल्दी से, जल्दी जल्दी डन लिखो। जिसने इंस्टाग्राम खोल लिया वो डन लिखेंगे। डन, ओके। अभी देखो सबको ये पता है कि नीचे एक नेविगेशन बार होता है, उसमें एक होम का सिंबल बना है, एक रील्स का ऑप्शन बना है, एक प्लस करके कुछ साइन बना है फोटो अपलोड करने के लिए, उसके बाद में हमारा लाइक्स वाली वो जो न्यूज फीड होती है वो, है ना, और एक हमारा प्रोफाइल का बटन बना है। तो देखो मैंने ये जो चीज दिख रही है ना, ये नेविगेशन बार है ना, नेविगेशन बार, इसके अंदर हम इसको लेआउट भी कह सकते हैं, एक लेआउट होता है। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर एक ही लेआउट के अंदर 5 आइकन है, तो ये आइकन इधर उधर हिल क्यों नहीं रहे, ये एक ही जगह पे फिक्स क्यों है? ठीक है, तो इस टाइप का लेआउट जिसके अंदर जब हमें यूज करना होता है, जब हमें ढेर सारे आइकन्स यूज करने हैं, या फिर आप बहुत सारी चीजें यूज करते हो ना नेविगेशन के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसे टैब्स यूज करते हो छोटे छोटे से, ये टैब्स ही तो है एक टाइप के। टैब्स जैसे आप व्हाट्सएप खोलोगे, ठीक है, व्हाट्सएप खोलो तो व्हाट्स टैब का मतलब क्या होता है ना कि व्हाट्सएप के अंदर 3 चीजें खुली होती है, एक चैट्स का सेक्शन होता है, एक स्टेटस का और एक कॉल्स का। ठीक है, तो चैट का ये एक टैब है, उसके अंदर सारी चैट्स खुली हुई है। स्टेटस पे जाओगे तो उसके अंदर जो स्टोरीज हैं सबके वो आपको दिखेंगे। कॉल्स के अंदर जाओगे तो जितने कॉल्स है वो, तो ये एक एक टैब है, तो ये 3 टैब है। तो ये भी एक इंस्टाग्राम पे अगर मैं वो 3 चीजें चालू करता हूँ नीचे, तो वो सारे टैब ही तो है ना। तो हर एक टैब की कुछ अपनी फंक्शनलिटी होती है। तो ऐसा लेआउट जिसके अंदर सारे आइकन्स जो हैं वो एक दूसरे से एकदम कोऑर्डिनेट कर रहे हो,
तो उस लेआउट को मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेटर लेआउट, ठीक है, नेविगेशन कोऑर्डिनेटर या फिर कोऑर्डिनेटर लेआउट, ठीक है। जब आप इंस्टाग्राम का क्लोन बनाओगे ना, या फिर कुछ भी किसी भी चीज का क्लोन बनाओगे, अगर इंस्टाग्राम का क्लोन, तो आपको ये चीज जानने के लिए मिलेगी कि वो ऐसा लेआउट जो मुझे यूज करना है, जिसके अंदर मेरे को ढेर सारी चीजें एक साथ करनी है, और वो कोऑर्डिनेशन में रहनी चाहिए एक दूसरे के, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, स्लाइड नहीं करना चाहिए, उनको कंस्ट्रेंट रहना है, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेटर लेआउट यूज करते हैं। ओके, वो बहुत एडवांस चीज है, मैं आपको ऐसा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी देखो इंस्टाग्राम का जो होम पेज है, ठीक है, उसके अंदर मुझे एक इमेज दिख रही है, ठीक है, सबसे बड़ी इमेज, सिंगल पेज पे सिंगल इमेज दिखती है हमेशा, ठीक है, सिर्फ होम वाले पेज की बात कर रहा हूँ, सिंगल पेज पे सिंगल इमेज। जैसे मैं ऊपर करूंगा उसको, तो देखो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, नीचे वाली स्क्रीन ऊपर आती है, और वो कितनी ऊपर आ रही है, देखो अगर मैं नीचे जो पहली वाली स्क्रीन थी, है ना, पहला वाला फोटो, जब मैं नीचे वाली स्क्रीन, जैसे जैसे वो ऊपर जाता जा रहा है, नीचे वाली स्क्रीन ऊपर आती जा रही है, तो वो क्या कर रहा है ना, वो जो ऊपर वाली स्क्रीन है ना, उसको उतना उतना रिसाइकिल कर रहा है जितना जितना मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर मैंने पूरा स्क्रॉल कर दिया अच्छे से, तो दूसरा वाला स्क्रीन ऊपर आ गया और वो ऊपर वाला गायब हो गया। तो जो ऊपर वाला गायब हुआ ना, वही नीचे आया है, और उसके अंदर ये वाला फोटो अटैच हुआ है और यहाँ पर दिख रहा है हमारे सामने। तो इसे हम कह रहे हैं रिसाइकलर व्यू, ठीक है। और जब इसी रिसाइकल व्यू के अंदर हमें डिवीजन करने होते हैं ना, ढेर सारे डिवीजन की, मतलब जैसे कि जैसे एक एक व्यू था, उसके अंदर देखो एक हमें फोटो दिख रहा है, उसके नीचे लाइक कमेंट और शेयर का ऑप्शन है, उसके साइड में सेव का ऑप्शन है, उसके नीचे तुम्हारा लाइक बाय और कमेंट्स का सेक्शन है। तो इन दोनों के बीच में भी तो बाउंड्री होनी चाहिए ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कार्ड व्यू। जब आप अफर्मेशन का ऐप बनाओगे, तो आपको कार्ड व्यू, रिसाइकलर व्यू सबके बारे में पता लगेगा। ओके, तो आज के लिए सेशन के लिए इतना बहुत ज्यादा हो गया, आई थिंक, आई एम सॉरी कि इतना ज्यादा हो गया वो, बट ठीक है, ठीक है, अभी जितना भी हुआ अभी आप लोग करना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को अब टाइम मिलेगा 29 तक का, 29 को मैं अब लास्ट सेशन लूंगा इसी चीज का, एंड्रॉइड स्टडी जैम का, ठीक है। जब तक आप लोग यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों कंप्लीट करेंगे, सबके बैजेस लेंगे, है ना, और जो भी उसके अंदर एप्स बनाए छोटे छोटे, वो अपने ऐप बनाना और गिटहब पे अपलोड कर देना, एंड्रॉइड स्टडी जैम के एक डायरेक्टरी बनाना, रिपोजिटरी, और उसके अंदर अपलोड कर देना। ओके, अगर क्लियर है, कुछ डाउट है तो डन लिखो, डाउट है तो डाउट लिखो, और क्लियर है तो सब डन लिखो वहां पे। कुछ भी डाउट कहीं पे भी, रिसाइकलर व्यू, कार्ड व्यू, कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछो। या मोस्ट वेलकम बुलबुल। ओके, सो निखिल, यस। रिकॉर्ड पूरा हो गया था ना? हाँ। ओके ओके, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। मैं मीटिंग स्टॉप कर देता हूँ। निखिल, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, आप ऑफ करना। ओके ओके।